अब हम पढ़ने वाले फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको क्या चाहिए? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जो सोर्सेज हैं, हर एक आदमी के पास क्या मैटर चाहिए? नोट्स तो मैंने दे दिए, वेल मेंटेन, वेल कंपाइल, लेकिन इसके बाद भी एक भूमिका है। नोट्स कांट रिप्लेस द बुक, ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। इस भारत में कोई भी कोचिंग ये कहता हो कि ये नोट्स सफिशिएंट, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा भारत में कोई नोट्स नहीं है जो ये कहता हो कि 100% यहीं से आएगा। अगर ऐसा हुआ करता तो वो नोट्स लाखों में बिका करता कि इन्हीं पन्नों को पढ़ के डीएम बनना है। ठीक है, यानी नोट्स हमारे सहायक हैं, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण किताब है जहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हर एक आदमी के पास एक तो होनी चाहिए एटलस। जिसे भी सीरियस है, जिसे पढ़ना है, कोई चेक करना चाहता वो चेक कर ले मुझे खूब अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एटलस हर एक आदमी ले ले। 2-3 एटलस के ब्रांड आते हैं, इनमें से कोई एक, ऑक्सफोर्ड, टीटीके और ओरिएंट लॉन्गमैन, इन 3 में से कोई एक ले ले। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ले ले, टीटीके या ओरिएंट। क्योंकि जब हम दुनिया भर की बातें करेंगे तो कुछ मैप्स आपके आसपास होंगे, शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आपके पास फिजिकल तो है, पॉलिटिकल शायद नहीं है। तो इस मैप के बिना ज्योग्राफी रेडी नहीं हो पाएगी, यानी ज्योग्राफी विदाउट मैप पॉसिबल नहीं है। अब मैं तो बात कर रहा हूँ अफ्रीका की किसी कंट्री की, और हमने वो वर्ल्ड में देखी नहीं कहाँ है, तो वो दिखा देगी हमारी एटलस। ठीक है, और हम समझ जाएंगे कितनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक इसके अलावा बुक्स आपको चाहिए, तो एक बुक तो महेश कुमार बर्नवाल, महेश कुमार बर्नवाल की। ठीक है, या इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखते रहोगे तुम्हें फ़ायदा होगा। ठीक है, माजिद हुसैन, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो भी आपको अवेलेबल है आप ये ले लें। जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके सोर्सेज ये हैं। एटलस एक, गौरव ये पंखे पूरे बंद कर दे भाई, उसे एक बार बोल दे पूरे बंद कर दे पंखों को। हाँ, जरूरत नहीं है, ठंडे कर देंगे, ऐसी गर्मी है नहीं फिलहाल। उसे बुला दे एक बार, पंखे पूरे बंद कर देगा। तो ये सोर्स आप विद इन 1 डे, जो भी रेगुलर रहना चाहता है वो अपने पास ले ले, ताकि जिस दिन हम यहाँ वर्कआउट करना शुरू करें अभी अगले 2 घंटे, तो आपके पास मैटर हो जिसे घर जाके आप एक बार कम से कम देख पाए। अब इस सोर्स की स्ट्रेटजी क्या हो? हम ये सोर्स और क्लास के नोट्स कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले आज अफ्रीका। कैसे पढ़ना वो बताऊंगा अभी। हमने कॉन्टेक्ट शुरू किया आज अभी, और इस कॉन्टिनेंट के बारे में हमने कुछ पढ़ा, तो कुछ भी चीज़ हम यहाँ से पढ़ के आज गए, नोट्स आपके हाथ में हैं। अब आपको अपनी क्या चीज़ ले चलनी साथ में लेके, ये प्लस NCERT। आप अपने घर गए और उसमें आपने अफ्रीका पढ़ा, पहले कहाँ से? NCERT से। ठीक, कोई ऐसी चीज़ जो आपने यहाँ नहीं पढ़ी और आपको वहाँ मिल जाए तो आप उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में बताने वाला अभी। ठीक है, यहाँ से गए अफ्रीका पढ़ के आप अपनी बुक्स में और NCERT में आपने वो कंटेंट ढूंढना है। कुछ क्लास 6 में होगा, कुछ 8 में, कुछ 9 में, कुछ 10 में, ऐसे करके ज्योग्राफी की 5-6 NCERT आपने ले ली, और उसमें से हम क्या पढ़ते जाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्लास अफ्रीका, ताकि हमें अलग से मेहनत नहीं करनी। जिस टॉपिक में हम एक बार निकल के जा रहे हैं उसमें हमें दोबारा घुसना ना पड़े।
सबसे पहली बात तो ये है। तो हमने अफ्रीका पढ़ा, तो आपने अपनी बुक्स कोई भी एक इनमें से, ठीक, प्लस एनसीईआरटी, इनकी रीडिंग भी साथ साथ मारी, और कुछ कंटेंट या मैटर अगर हमारा यहाँ मिस हुआ हो या हमने रिपीट ना किया हो, वो आपने वहाँ से रीडिंग मार लिया। अच्छी जो बात लगी, की पॉइंट, नया आदमी ये गलती ना करे, किताब से किताबें ना छापे कि हम नई एनसीईआरटी छापना शुरू कर दें और बहुत सारी बातें उसमें से लिखना शुरू कर दें। तो जो उसके अच्छे क्रक्स पॉइंट हैं, जब आप क्लास पढ़ेंगे तो वो क्रक्स पॉइंट क्या होते हैं आप जान जाएंगे, वो आपको अपने पास रखने हैं, ठीक। हर एक आदमी नेट से अपने पास 2 चीज़ें हमेशा रखे। एक टॉपिक का नाम क्या है, सिलेबस, और एक प्रीवियस ईयर पेपर। यानी हर एक आदमी के पास या तो नेट से मच बेटर हो आपके पास बुक हो, ठीक है। हर एक आदमी के पास ये 2 चीज़ हमेशा होनी चाहिए, एक तो प्रीवियस पेपर और एक सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस है और प्रीवियस पेपर हैं तो कोई दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा ये पता रहेगा मैंने क्या तो सिलेबस कर लिया है और उसमें क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। इतनी बातों में किसी के मन में कोई डाउट रहेगा तुरंत पूछो, एकदम कुछ भी संकोच मानोगे तुम्हें नुकसान होगा और पूछोगे तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। ये फैसिलिटी यहाँ नहीं है, तुम्हारे पास है। इंटरेक्टिव क्लासेस की होने वाली, यहाँ भी ऑनलाइन भी हम पूरा सेटअप लगाने वाले, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें एक यूनिक फीचर है कि जो बच्चा चाहे वो इंटरेक्टिवली भी हमसे बात कर सकता है वाया माइक है इसके, ठीक है। चलें आगे, पढ़ते हैं टॉपिक। कुछ पूछना हो तो बिना शर्माए पूछ लेना। गौरव, इसका पानी ही निकल रहा है, कभी कभी बोर्ड पर आ जा, इसे बंद कर दे चाहे। यहाँ 2 चले रहे बाकी है। अब पढ़ते हैं टॉपिक। नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, नोट्स की दिक्कत ना माने आप। कुछ बातों को नोट डाउन कर लें जो आपको लगती हो, ठीक है। टॉपिक है अफ्रीका। हम पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल। अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो भूगोल या ज्योग्राफी के सेक्शन हैं 4। क्या सेक्शन है ये? एक सेक्शन का नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। एक सेक्शन का नाम है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। एक सेक्शन का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और एक सेक्शन का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी पारिस्थितिकी व पर्यावरण। पारिस्थितिकी व पर्यावरण, ये 4 टॉपिक्स हैं। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर हम टोटल ज्योग्राफी की बात करें तो फिलहाल के टाइम पे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन प्लस कोई भी एग्जाम इस इंडिया का यहाँ से आते हैं। क्यों यहाँ से आते हैं? पिछले 4 से 5 साल से यूपीएससी का प्री, आईएएस का जो प्री है, पहले तो हुआ करता था वो सिंगल, अब उसके साथ में आईएफएस भी जुड़ चुका है, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। इन दोनों का प्री एक साथ होता है। तो जब तक एक साथ नहीं था तो क्वेश्चन केवल कहाँ से आ रहे थे? फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जब से कंबाइंड हुआ है तो इनका पूरा काम ही कहाँ है? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना, वाइल्ड लाइफ, यहाँ के वन्य जीव, इनसे संबंधित है। तो अब ये सेक्शन बहुत बढ़ गया है ताकि उनके लिए भी प्री के अंदर कुछ मैटर हो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आईएफएस का। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं।
और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। अब ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कभी कहीं से ज़्यादा कभी कहीं से कम, लेकिन कम से कम 25 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे हर हाल में, हर एग्ज़ाम में यूपीएससी के। अगर यूपीएससी को प्री निकालना है किसी को तो वो 4 टॉपिक पक्के कर दे अपने बहुत मजबूत। क्या है वो 4 टॉपिक? ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी 23 to 25 क्वेश्चन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन एटलीस्ट। इस बार प्री निकल जाएगा जो फिलहाल हुआ है 90 to 95 मार्क्स। 100 क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम के अंतर्गत और 50 क्वेश्चन सिक्योर लेवल है, अगले दिन ही तैयारी शुरू करते कोई भी आदमी अगर किसी के 50 आ जाए। 2019 की जो कट ऑफ थी प्री की वो थी 48 क्वेश्चन या 98 मार्क्स। ठीक, यानी कट ऑफ कितनी है? नियर अबाउट 50, 2-4 क्वेश्चन कम। इस बार कितने जाने वाली? लगभग 45-46 क्वेश्चन 100 में से, यानी 50% पे प्री बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, और अगर 50 क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाते हैं और हम क्या कर लें 25, 50, 70, 85 क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, आप 80 मान लो बस। 80 क्वेश्चन यहाँ से, उसके बाद बचा है क्या? हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर वाला सेक्शन। तो 4 सेक्शन किसी के मजबूत हों, और चारों कैसे हैं? साइंटिफिक चारों। जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखना कितना भयंकर इंटरेस्ट है। मिटा दो ये बात है। तो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है, पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ने हैं क्या? 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 महाद्वीप पढ़ने हैं। ठीक है, और वो दुनिया के 7 महाद्वीप में सबसे पहला कौन है? अफ्रीका, जिसे हम पढ़ रहे हैं। सबके पास एक एटलस हो। ठीक है, अब हमें अफ्रीका के अंदर पढ़ना क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक बातें, इसके बेसिक फैक्ट। अगर ये पढ़ना शुरू कर दिया तो अब इसमें शायद 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, कुछ भी आए, एक भी क्वेश्चन बच ना जाए। अगर हम यहाँ टाइम दें, आपका आना और यहाँ पढ़ना, फीस देना तब सार्थक है। जिस चीज़ पे वर्कआउट करते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन ना बचे। उसमें जितनी मेरी मेहनत उससे फालतू आपकी मेहनत है, घर जाके रेडी करना। ठीक है, तो किताब तो केवल अब तुम सारी खोलना घर जाके तसल्ली में, जिसका जो मन करता हो, नेट पे या वैसे। किताब में तो केवल ज्योग्राफी मिलेगी, और हम केवल ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले? ज्योग्राफी के साथ साथ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री इसी के साथ साथ, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, बड़े इंटरेस्टिंग वे में। और हर कंट्री याद करना बड़ा आसान होगा। कैसे बताऊँ वर्ल्ड हिस्ट्री? मान लिया हमने अफ्रीका पढ़ना शुरू किया तो हम ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो मेजर बातें हैं बड़ी बड़ी कंट्रियों की, हम वो भी साथ में ही पढ़ेंगे। यानी अगर अभी लीबिया के अंदर वार चल रही है, लीबिया के अंदर फिलहाल वार चल रही है टिल डेट भी, तो वो वार क्यों चल रही है, क्या चक्कर है लीबिया के अंदर? ठीक, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? अभी भी नागोर्नो काराबाख, टीवी देख रहे हैं आप लगातार, आज 20वां दिन है, 19 दिन लगातार वार चलते हो चुका है और अब तक 40,000 लोग मर चुके हैं नागोर्नो काराबाख के अंदर। तो नागोर्नो काराबाख कहाँ हैं? इट इज़ अ मैटर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, उसके बॉर्डर्स किससे टच करते हैं? अब उसकी हिस्ट्री क्या है? झगड़ा किस बात को लेके है? कि दिक्कत क्या है? आप और मैं सब ईसाई हैं, हम सब कौन है? क्रिश्चियन। अब जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में एक देश है आर्मेनिया, वहाँ भी सब क्रिश्चियन है, 94% से ज़्यादा। तो हमारा बिलीव, एथनिक बिलीव तो उनके साथ है, यानी हम धार्मिक रूप से तो उनसे जुड़े हुए हैं जो हमारे पास है कंट्री हैं। लेकिन बैकग्राउंड हिस्ट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमें कैसे सौंप दिया गया है? ऐसे कंट्री को जो एक मुस्लिम कंट्री है, उसका नाम है अजरबैजान। तो अब हमारे बिलीव, धार्मिक या अन्य, उनसे मैच नहीं करते, तो हमारा उनसे कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। ठीक है,
वो कंट्री चल रहा है अपने रिलीजन, अपने एथनिक बिलीव से, इस्लामिक कंट्री है, और हमारा बिलीव कहाँ है, दूसरों के साथ। तो हम ये मांग कर रहे हैं पिछले 40 साल से कि हम तुम में नहीं रहना चाहते, हमें कहाँ छोड़ दो आप, बराबर वालों के साथ। चूँकि तुम सबका विलय किस में कर दिया गया है, पहले ही तुम्हें मर्ज कर रखा है अजरबैजान में, तो वो कह रहा है तुम मेरे में छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। तो इस चक्कर में लड़ाई चल रही है, और वो कब से कब तक, आज भी चल रही है फिलहाल भी। डेली टैंक पे टैंक चल रहे हैं, तुम हाथ देख रहे हो क्या चल रहा है फिलहाल। उसमें आतंकवादी भी घुस चुके हैं, तुर्की भी आ चुका है, वो सब मैटर्स क्या हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ एक सेक्शन और पढ़ना जिसका जिक्र मैंने अभी किया, उसे कहते हैं क्या, वर्ल्ड इशूज। अगर टर्की पढ़ के आएंगे तो टर्की के साथ कितने पंगे आज चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो साथ ही पढ़ के आएंगे, बात खत्म। यानी एक बार की मेहनत 4 बार काम आएगी। जिस कंट्री का नाम मैं आज ले रहा हूँ और उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा, तो वो आपको 4 जगह काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, जब वहाँ जिक्र आएगा और किसी कंट्री में मैं उंगली रखूँ तो आपको सब पता होगा, इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं हम। इसके क्या पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी भी, क्या पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री भी, और क्या पढ़ चुके हैं, आज का करंट अफेयर्स भी। तो ये अलग से नहीं करना पढ़ने का, इसी का नाम है स्मार्ट वर्क। कोई एक बार मेहनत करेगा, कोई एक काम को 4 बार करेगा, उस 4 का नाम क्या है, एक बार करेगा बेचारा ज्योग्राफी उसके अंदर, सेकंड टाइम करेगा हिस्ट्री उसके अंदर, थर्ड टाइम करेगा दुनिया में कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं आज मैं पता कर लूँ जरा उनका, उनके बैकग्राउंड सहित, और आज करंट में क्या है। तो अब अफ्रीका चल रही है, तो अफ्रीका के बारे में हर बात पढ़ के चलनी है, उसकी पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड भी, उसके क्या क्या चल रहे हैं इशू आज, मुद्दे, और करंट अफेयर्स या आज जो घटनाएं चल रही हैं वर्ल्ड में वो क्या हैं, इसकी भी और पूरे वर्ल्ड की भी। टाइम कम लगने वाला, घबराने वाली बात नहीं, चूँकि लिखने वाला काम बच चुका है बहुत सारा। ये काम हमारा चल रहा था आज से कुछ वर्ष पहले, हमें लिखवाना पड़ रहा था हर चीज़, दोनों लैंग्वेज में बाकायदा, ठीक है। अब वो हमने मेहनत कर ली, और उसके लिए पूरी टीम बैठी है आपके लिए, जो लगातार मैटर से लेकर सब बना रही है और आपकी मेहनत बचा रही है। लेकिन आपकी मेहनत आपके घर पे अच्छी खासी है। जितनी बातें मैं बोल दूंगा वो सब नेट पे मिल सकती है, किताब में कहीं नहीं मिलेगी। इस बात को अगले 4 दिन में सब चेक कर लेना, ठीक है। जो बेचारा किताब के भरोसे होगा वो केवल पढ़ेगा ज्योग्राफी किताब में हिस्ट्री नहीं मिला करती, ना पॉलिटी मिलने के इंटरनेशनल इशूज़, वो करेंगे हम इंटरकनेक्ट हर चीज़ को, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अफ्रीका। मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, अगर मैं किसी को ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ तो तुम में से कोई भी ज्योग्राफी पढ़ सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैप बनाना मैंने भी सीख लिया है, आप भी सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज़ के मैप्स आपको आने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये प्रैक्टिस है, जितनी आप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आती जाएगी। और अब मेरा सुझाव क्या है, मेरा सुझाव ये है आपको कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं, एक तो एकांत में पढ़ें। जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपके आसपास मैप लगे हुए हों, कम से कम 4-5 इंडिया और वर्ल्ड के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप आपके आसपास हो, ठीक। एक मैप आपके पास हो वो लगा हुआ, कौन सा, पॉलिटी का। सारे आर्टिकल, सारे पार्ट 24 घंटे आपके सामने होंगे, और अगर 1 साल सामने रहेंगे तो इसकी ढेर सारी बातें 80% आपके फिंगर टिप्स पे हुए, कौन सा पार्ट कहाँ है, कौन सा आर्टिकल कहाँ है, ये आपको करने वाले हैं बूस्ट, ठीक है। हीरोइन वाले पोस्टरों से बचना, ठीक है। मैं दोनों मीडियम में लिख रहा हूँ, अगर मेरे से कोई छूट जाए तुरंत पूछना ना, बिना संकोच के, ठीक है। एक हफ्ता पूरी ट्रायल है, उसके बाद अगर आप लोग चाहोगे और पर्याप्त संख्या आदमियों की हुई तो हम दोनों को अलग भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली ही। हालांकि किसी क्लास में दिक्कत आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, आप भी चेक करो अच्छे से इस बात को। ये है अफ्रीका, ठीक। ये है मेडिटेरियन सी। चूँकि ये सी बिल्कुल मेडिटेरियन या बिल्कुल जो भूमि के मध्य की लाइन है उसके पास पड़ता है, यानी इसी के नाम पे नाम पड़ा हुआ मेडिटेरियन सी। अब ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर पूरा कौन है, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो पहले बेसिक बातें, पहला पॉइंट। अभी तत्काल कुछ बातें लिख लो फिलहाल, जब तक आपके पास नोट्स नहीं पहुंचते, ताकि रिवाइज करने में या कुछ यहाँ लिखने में आपको फ़ायदा हो, ठीक है।
सबसे पहला पॉइंट है बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के सामान्य भौगोलिक तथ्य, यानी बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट ऑफ अफ्रीका। तो सबसे पहला, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। कितने? 54। किसी भी कॉन्टिनेंट में इतने कंट्रीज नहीं हैं। मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप में इतने देश नहीं हैं जितने कहाँ हैं? अफ्रीका में 54 कंट्री हैं। तो मैक्सिमम इन द वर्ल्ड कंट्रीज इन एनी कॉन्टिनेंट 54 देश हैं। अब इन 54 कंट्रीज में जो सबसे लेटेस्ट है 54वां, उसका नाम है क्या? साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान। थोड़ी जानकारी आपको बताऊं, हालांकि मैं बहुत डीपली पढ़नी है पूरी बातचीत ये। जैसे बुगरे खत्म होगा पूरा ये, तो करंट अफेयर्स पढ़ना है पूरे अफ्रीका का, उसमें क्या बात सुर्खियों में है वो पढ़ के चलेंगे। यहाँ पे एक देश पड़ता है दुनिया में कोई भी झगड़ा बिना मतलब या बेवजह नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया भर के लोग लड़ रहे हैं, ना लड़ता यूरोप, ना लड़ती अमेरिका, ना लड़ता कौन? कनाडा। जितने डेवलप कंट्री कौन लड़ रहा है? क्यों लड़ता? ड्यू टू एजुकेशन। सबके पास अच्छा रोज़गार है, अच्छा काम है, अच्छी लाइफ है, तो लड़ने के लिए जगह ही नहीं है। घूमना, खाना पीना, बीच पे जाना, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब जिनके पास शिक्षा कम है, उन्हें ज़रा ही देर में कोई भी आदमी तुरंत ही अपने बहकावे में ले ले, भावनाओं में बह जाए, कंट्री के रूप में, धर्म के नाम पे, तो वहाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। अर्थात डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्री में वायलेशन, झगड़े, तनाव ज़्यादा है। तो यहाँ भी यही तनाव है। यानी एक देश है जिसमें रिसोर्स बहुत हैं, तेल बहुत है, और दक्षिणी हिस्से के अंदर रहते हैं क्रिश्चियन और यहाँ रहते हैं इस्लामिक पर्सन या मुस्लिम्स। देश आज़ाद हुआ, एक आदमी बन गया तानाशाह डिक्टेटर, और उसने समस्या खड़ी क्या कर दी कि पूरी कंट्री को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, और साथ में जो क्रिश्चियन से इनका ना पॉलिटिक्स में कोई भागीदारी, तुम्हारे घर से तेल निकल रहा है, तुम्हारे तन पे कपड़े भी नहीं है, यानी तुम इकोनॉमिकली भी बेकार, पॉलिटिकली भी बेकार, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन कंट्री में है ही नहीं। तो समस्या क्या आएगी? तुम तनाव और झगड़े करने शुरू कर दोगे कि हमें हमारा हक दो। तो यहाँ भी तनाव होना शुरू हो गया। और दुनिया में एक बात ध्यान रखना, ऐसी बातें बहुत आएंगी, और मैं धर्म से लेके बहुत सारी बातें यहाँ करूँगा, डोंट टेक पर्सनली। हमारे सब के में क्या होना चाहिए? हम इंसान बने, हिंदू मुसलमान ना बने। ये बनाने के लिए टीवी पे सुबह शाम तक चल रहे प्रोग्राम, टीवी पे सुबह शाम तक ही प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा मतलब दुष्प्रचार, यानी हर एक आदमी हमें बांटने की कोशिश कर रहा है अपने वोट बैंक के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। वो कोई हिंदू सेना हो सकती है, वो कोई फलाना हो सकता है, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। समाज में अच्छा काम करना हो, किसी की सेवा करने, ऐसे करने वाले मिलेंगे गिने चुने, और तोड़ने वाले, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले मिलेंगे बहुत सारे। तो इस चीज़ को पर्सनली मत लेना, मैं यहाँ बहुत सारी बातों का इस्तेमाल करूँगा, कोई उससे अपने से ना जोड़ ले, ठीक है। तो यहाँ का राष्ट्रपति ओमार अल बशीर तानाशाह, यानी जो एक बार बैठ गया मुझे तो हटना है नहीं, बात ख़त्म। जो भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो गायब मिनटों में हो जाएगा। हमारे कंट्री में आवाज़ उठाना बड़ा आसान है, आपका मन करता हो जिसे चाहे फेसबुक पे गाली देना शुरू कर दो, इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। यानी आपको इतना अधिकार है कि इस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को आज लाखों लोग गालियाँ दे रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, ठीक है। ऐसा विरोध अगर किसी ऐसी कंट्री में हो जाएगा तो आदमी का पता लगने वाला नहीं है, वो कब गायब हो गया, कब कहाँ चला गया। तो यहाँ वही खेल चल रहा था लंबे टाइम से, लगभग 20-30 साल से। अब यहाँ पे एक जगह पड़ती है कोर्डोफान, उस कोर्डोफान में मिल गया तेल बहुत बड़ी मात्रा में, और एक जगह पड़ती है डारफूर।
जैसे ही डारफूर में और कोर्डोफान में बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व्स मिले तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भयंकर बढ़नी शुरू। आपके घर में झगड़ा है और वहाँ पे तेल भी मिल जाए, पेट्रोलियम रिजर्व, तो फिर दुनिया भर का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ आना शुरू, ड्यू टू ऑयल, जो कीमती चीज़ है। जैसे तनाव बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने भी इन्हें उंगली लगानी शुरू कर दी। आज कश्मीर में हमारे आदमी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं वो जो 4 दिन टिक जाए अगर उन्हें फॉरेन फंडिंग ना हो, अगर उन्हें पाकिस्तान की ISI पैसा ना दे रही हो और दुनिया भर के लोग भारत में उन तक ये सामान ना पहुंचा रहे हो। ठीक है, कौन? नक्सलवादियों तक, माओवादियों तक। तो वो तब जिंदा है जब उन्हें बहुत बड़ी बैकिंग मिल रही है। अब उन्हें बैक करने वाले वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया के अंदर के आदमी हो, इन्हें बैक करने वाले भी आ गए। तनाव शुरू हो गया और तनाव इतना भयंकर बढ़ गया कि इस देश के राष्ट्रपति ने इनके खिलाफ कंप्लीट आर्मी उतार दी, अपनी पूरी एयरफोर्स, पूरे टैंक और सब तबाह कर दिए। इतना बड़ा जनसंहार हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इतने लोग एक साथ कहीं मरे ही नहीं थे। 15 लाख लोग, मतलब कब्रें कम पड़ जाएं, इतने होते 15 लाख लोग। और कौन सा प्लेस? डारफुर। अब यहाँ कोई भी बात बिना मतलब नहीं चल रही है, ध्यान रखना। अब उठाना IAS प्री एग्ज़ाम और देखना जो चीज़ सुर्खियों में होगी UPSC से एकदम पूछेगा। ये उसने कम से कम 2 से 3 बार पूछा डारफुर के बारे में। डारफुर सूडान की वो जगह है जहाँ वो नरसंहार हुआ, जिनोसाइड। इसे कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग, यानी किसी धर्म का एकदम सफाया कर देना, कुछ नहीं पूछना, वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, सबको मारो। और मारो कैसे? कि पूरा गांव घेरो, एक ना भाग जाए। एक भागेगा तो क्या भागेगा? सबूत, दुनिया को जाके बताएगा कि वहाँ ये सब कुछ हुआ है, करने वाला वो आदमी है। तो एक तरफा क्या हुई? एथनिक क्लिंजिंग, धार्मिक सफाया। ईसाइयों के ऊपर कुछ भी होगा तो जिनका ठेकेदार है वो कौन है? यूरोप और अमेरिका। ईसाइयों पे कुछ भी होगा तो वो धमकियाँ देनी शुरू करेंगे। और तुम कहाँ देख रहे हो इस बात को भी? नागोर्नो काराबाग के अंदर हमले कर रहा है अजरबैजान। अजरबैजान ज़्यादा अटैक हम रहा है, क्यों? साथ में खड़ा है पाकिस्तान, साथ में खड़ी है टर्की, और किसे भेज रही है? आतंकवादियों को, ISIS के। और वो हमले कहाँ कर रहे हैं? रिहायशी इलाकों में, यानी जो सिविलियन कंपाउंड्स हैं, अगर उन पे अटैक करेंगे तो आप पता नहीं TV से देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन ने धमकी दी है साफ साफ कि हम तुरंत युद्ध में शामिल होंगे अगर आप रिहायशी इलाकों में भी अटैक करोगे तो। सेना की लड़ाई आप सेना से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैटर होगा वो बाद में सोल्व होगा, लेकिन आम जनता को ना मारो। क्यों ना मारो? बीच में कौन इन्वॉल्व है? ईसाई। तुर्की मुस्लिमों के नाम पे और पाकिस्तान मुस्लिमों के नाम पे कहाँ जुड़ गए हैं? अजरबैजान के साथ। तो जैसी वार वहाँ चल रही है आज की तारीख में, ऐसी वार यहाँ चल रही थी। लेकिन सपोर्टर आए, इनके पास तेल भी था। और 2011 में, जुलाई 2011 में रेफरेंडम करवा के, सब करवा के इसे नया देश बनवा दिया। ठीक है, और आज एक नया देश है। इसकी राजधानी है जुबा और राष्ट्रपति सल्वा कीर, वो नेता जो इन्हें लीड कर रहा था इस पूरे आंदोलन के दौरान। तो दक्षिणी सूडान सबसे नया बना हुआ देश है, इसका भी और वर्ल्ड का भी। ठीक है, अफ्रीका का भी और वर्ल्ड का भी। 54। अब चूंकि इसके साथ कौन खड़े हैं? वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका और यूरोप। किसी भी देश को देश बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ज़रा एग्जाम्पल बताओ, किसी भी देश के लिए एज ए कंट्री या नेशन बनने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? व्हाट आर नीडेड फॉर ए कंट्री इन द मेकिंग प्रोसेस। उसके बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? सोचो तुम। हवा में तो बनने का नहीं, जमीन चाहिए, तो सबसे पहले भूमि चाहिए उसके लिए। उसके बाद क्या चाहिए? सिटीजन भी चाहिए, जनसंख्या चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? अब उसके बाद चाहिए एक सिस्टम, वो संविधान देता हो, तानाशाह देता हो या कोई भी देता हो, प्रेसिडेंट या अन्य लोग। ठीक है, अब उससे आप एक गवर्नमेंट का नाम दे सकते। नेशन में भी अगर मान्यता मिल जाए तो वो है लीगल नेशन। जरूर नहीं है हर देश, दुनिया में जितने हैं, दुनिया के अंदर आज लगभग 220 से अधिक देश हैं, 220। और तुमने क्या सुना अभी कि दक्षिणी सूडान जो अफ्रीका है,
इसका तो सबसे न्यूएस्ट कंट्री है, लेकिन इसके साथ ही ये यूएनओ का अभी क्या है 193rd मेंबर। क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखना जरा। यूएनओ का भी सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है? साउथ सूडान, यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो वो हमारे लिए तो सब जीरो बैठे हुए हैं। मैं नहीं मानता आपको कुछ भी आता है। तो ज़रा बेसिक सी बात ये बताओ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है? जितनी बातें यहाँ आती जाएंगी, हर एक आपकी नॉलेज गेन करती जाएगी। आज 4 बात पता लगी हैं, कल 10 बात पता लगने वाली हैं, और शायद अगले 6-8 महीने में इतनी बातें जान जाएंगे कि जब भी मैं कुछ बोलूँगा तो आपके पास उसकी नॉलेज बैकग्राउंड में होगी। अभी वो नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है ये? आपने क्या सुना इसके बारे में? जितना बोलोगे तुम्हें फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात। क्यों बनी? यूपीएससी की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है, अगर आपने एनालिटिकल अप्रोच अपने पास रखी, अगर अपने आप से आप क्वेश्चन नहीं पूछने के, तो वो जस्ट रट्टा है। जितने क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे आपको उतना बेनिफिट होने वाला है। यानी क्या? दुनिया में एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई। क्या हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक संस्था बनी लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, उसका काम ये था कि दुनिया के देशों को एक मंच पे लाया जाए। द वर्ल्ड कंट्री प्रोवाइड टू ए पोडियम एंड रिजोल्व ऑल द इशूज़ रिगार्डिंग एवरीथिंग। यानी उनके बीच में हर प्रकार के जो भी इशू थे उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें एक मंच दिया जाए अपने झगड़े विवाद हल करने का, ताकि अगला विश्व युद्ध ना हो जाए। अब वो लीग ऑफ नेशंस तो कामयाब नहीं हो पाया और सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गई। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 50 कंट्रियों का सम्मेलन बुलाया। कहाँ? अमेरिकी राष्ट्रपति ने, और उन लोगों ने इकट्ठा कर दिया क्या? सब देशों को एक मंच पे, और तब बनाई क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या? 24 अक्टूबर 1945 इट इज़ द फाउंडेशन डे ऑफ यूएनओ। हर साल मनाते 24 अक्टूबर को आने वाला है, ठीक। तो इसका काम क्या था कि वर्ल्ड के सारे इश्यूज रिजोल्व कर दे, अगला विश्व युद्ध ना हो और देशों को एक मंच दे। तो हर बात मैंने बताया, यहाँ डेली कुछ ना कुछ होगा, ये नोट्स का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। नोट्स का हिस्सा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और उसका तो भी एक ही पॉइंट लिखा बस कि 54 कंट्री हैं बस। कितनी बातें चल रही हैं, कृपया करके लिखते रहिएगा, ये काम आने वाली। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 2 चीज़ें मेनली हैं तो इसके 6 पार्ट। कितने पार्ट हैं इसके? 6 पार्ट। आपके पास इंटरनेट है, यहाँ जाने के बाद भी जब आप बातों को पढ़ेंगे उनके अंदर और घुसिएगा, डेली कुछ ना कुछ गेन करेंगे आप। एक तो क्या है इसका? आम सभा, जनरल असेंबली, ठीक। और एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक। कोई भी देश मेंबर बनता है इसका, ठीक। अभी कितने मेंबर हैं इसके? फिलहाल 193 मेंबर्स हैं फिलहाल। दुनिया के 193 देश ही आज यूएनओ के ऑफिशियल मेंबर हैं, ठीक, जिन्हें उसने मान्यता दे रखी है एज ए कंट्री। कोई डाउट तो नहीं? अब ये क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और आगे तक बहुत अच्छा खासा आने वाला है। किसी भी देश को यूएनओ की मान्यता लेने के लिए क्या करना पड़ता है? आपने एक देश का नाम सुना? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन आने वाला, हम सब पढ़ने वाले, पूरा वर्ल्ड पढ़ेंगे, और फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उंगली रखे आपको सबका पता होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। फिलिस्तीन एक देश है, इजराइल, नाम सुना होगा। इजराइल देश यहूदियों का है, जूइस, ठीक, और फिलिस्तीन है मुस्लिमों का। कभी बात है 1945 की, मई के महीने की, 14 मई के आसपास इतना सा क्षेत्र मिल गया यहूदियों को। सेकेंड वर्ल्ड वार में करोड़ों यहूदियों को मारा गया था भयंकर रूप से, गैस के चैम्बर में बंद कर दिया और गैस छोड़ दी और सब वहीं मर गए। मारने वाले का नाम था हिटलर, ठीक। तो दुनिया भर में मांग उठ रही थी कि इन यहूदियों को भी कोई जगह दे दी जाए जहाँ ये रह लें। तो इन लोगों ने कहा कि जहाँ हमारा भगवान है हमें जगह वहीं दे दो आप, थोड़ी सी बस। और वो जगह कौन सी है? जेरूसलम।
जेरूसलम, जहाँ वॉल ऑफ माउंट है, पढ़ने वाले हम, मतलब यहूदियों के अनुसार दुनिया जहाँ से शुरू हुई वहाँ उनका मंदिर है, द वॉल ऑफ माउंट। आज भी जब टीवी देखते होंगे कभी कभी तो यहूदी सर लगाए खड़े रहते हैं उसके, ठीक है, उस दीवार के, उसमें अपने ईश्वर का अंश महसूस करते हैं, ठीक। तो 1945 के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया, ब्रिटेन ने कहा वो एरिया हमारे अंडर में हम छोड़ देंगे, आप किसे बसा दो जाके वहाँ यहूदियों को। फ्रांस ने बोल दिया जो हमारा एरिया वो भी दे देंगे हम। तो ब्रिटेन फ्रांस से एरिया मिल गया, लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम थे उन लोगों ने कहा हम यहाँ किसी को स्वीकार नहीं करने वाले, बिल्कुल भी, इनका मामला अलग है, हमारा अलग है। अब जिनके पास कुछ भी नहीं था उन लोगों ने कहा चलो हमारा देश तो बना दो, हम तो स्वीकार कर रहे हैं जो आप देना चाहते हो वही। देश बना आज 14 मई को, अगले दिन ही सारे अरब कंट्री ने, मुस्लिमों ने हमला बोल दिया तुरंत ही। आए तो आपका देश बना 15 अगस्त को, और 16 से क्या खड़ी हो जाए अगर वार, तो पूरा कंट्री एकदम वार में तब्दील। और इतने भयंकर हमला किया कि मुस्लिमों का 75% एरिया कब्जा कर लिया। और आज की तारीख में ये सारा एरिया किसके अंडर में है? 2020 में इजराइल के। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं फिलिस्तीन के मुस्लिम, हम भी सपोर्टर हैं उनके, हमारा इजराइल बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं उन्हें उनका देश मिले, उनकी जगह मिले। लेकिन क्या नहीं है, किसी भी देश को बनने के लिए क्या चाहिए? लैंड। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन छोड़ो। ये क्या बता रहे हैं? हमने लड़के ले रखी है, तुम लड़के देख लो दोबारा। तो दिक्कत क्या है कि अंकल जी ये काम तो हमारे बस का अब नहीं है, हमने कई बार लड़ाई लड़के देख ली, जो हमारी थी वो भी चली गई, अब थोड़ी सी बची रहेगी, कभी ये भाग जाए हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? गाजा पट्टी सुना है अगर नाम तो, आने वाला आगे। तो किसी भी देश के लिए लैंड चाहिए, चलो लैंड मिल जाए, जनसंख्या मिल जाए, सब मिल जाए। तो अब अगर उसे यूएनओ में मान्यता नहीं मिली तो वो एक ऑफिशियल कंट्री नहीं है। आप देश माने लेकिन यूएनओ माने तो पूरा वर्ल्ड माने, ठीक है। ऐसे ढेरों देश हैं जो एज ए कंट्री काम कर रहे हैं, बहुत से कंट्री उन्हें मानते हैं और उनके पास यूएनओ के अंदर कोई अप्रूवल नहीं है, वो उसके मेंबर नहीं है। तो अब किसी को भी यहाँ मेंबर बनना है तो क्या होगा? इन देशों में से कोई भी देश उसका प्रस्ताव लाएगा, एक प्रपोजल, यहाँ पे आम सभा के अंदर। तो जब उस प्रपोजल पे इसके 2/3 लोग सहमत हो कि हाँ हम चाहते हैं इस कंट्री को कंट्री का दर्जा दे दिया जाए, तो 2/3 लोग इसमें क्या देंगे? उसके पक्ष में वोट देंगे। और वो प्रस्ताव कि ठीक है आज से ये देश बन गया है, फिलिस्तीन, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बहुत से नए कंट्री बने वर्ल्ड के अंदर। अभी हम किसकी बात करें? जैसे इसकी बात करें हम, इसका प्रस्ताव आया एकदम। अब ये तो बेचारा नया कंट्री है, जानने वाले बहुत उसमें कम होंगे, लेकिन इसके सपोर्टर असली खेल खेलेंगे। कौन? अमेरिका ने एकदम फ़ोन घुमाया 50 कंट्रियों को कि कल को प्रस्ताव आने वाला, जरा वहाँ हमारे पक्ष में वोट करना इसके। तो सब ने अपना अपना बैकिंग करनी शुरू कर दी और 2/3 मतों से प्रस्ताव पास हो गया। यानी ये प्रपोजल पास हो कितने से? 2/3 मेजोरिटी से। अब ये बात कहाँ जाएगी? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। सबसे बड़ा मंच पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल संस्था कौन है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पे कितने मेंबर होते हैं? 15 मेंबर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 तो होते हैं परमानेंट, P5 बोलते हैं इन्हें, 5। और 10 कैसे होते हैं? अस्थाई, अस्थाई, नॉन परमानेंट मेंबर, जो वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। अब कौन सुपर पावर्स और क्या मसला है ये? अब ऐसी ढेरों बातें चल रही हैं। मैंने बताया था आपको, आपका मतलब वास्तव से नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो आपने केवल नाम सुने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है 1939 से 1945। जो सेकेंड वर्ल्ड वार के हीरो होते हैं, जीतने वाले पक्ष के लोग, वही बनाते हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे अपने आप को पावरफुल, पूरे वर्ल्ड को हम चलाएंगे, सारी बात हमारी मानी जाएगी। तो जो टॉप 5 कंट्री हैं ये कौन थे? ये कंट्री वो थे जिन लोगों ने हराया जर्मनी को और जापान को। सबसे बड़ी पावर्स थी, एक जर्मनी थी जो पूरे यूरोप वाले हिस्से में लड़ रही थी, और एशिया वाले में कौन लड़ रहा था? जापान। सारा चीन जापान के अंडर में था, सारा एशिया जापान के अंडर में था, बहुत बड़े मात्रा तक। म्यांमार तक कब्जा कर लिया था उन लोगों ने, ठीक। लेकिन जैसे 2 एटम बम गिरे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो भी हार गए। तो जो हार गया था वो यहाँ नहीं आ पाया,
जीतने वाले लोग थे। कौन थे ये? रूस अमेरिका एक पक्ष में थे, ठीक। रूस ने हराया किसे? हिटलर को। यूएस ने हराया किसे? हिटलर को और जापान को। तो एक तो कौन था इसमें? यूएसए। एक कौन था इसमें? रशिया। लड़ने वाला कौन? फ्रांस। लड़ने वाला कौन? ब्रिटेन। ये है चार मुखिया, चारों एक प्रकार के, ठीक। क्या? सबका मालिक अमेरिका, सबकी सोच वही, सबके काम वही, सबके संगठन वही। अब इनमें पांचवा मेंबर कोई नहीं था, पांचवा मेंबर कोई नहीं था। 24 घंटे में आपके दो काम जरूर है। अभी करंट अफेयर्स पे भयंकर फोकस ना भी करें तो 24 घंटे में एक बार BBC न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो पे आप समाचार सुने, पॉडकास्ट। यानी अगर आप सुनेंगे तो आप कुछ महीनों पश्चात बहुत सारी बातों को जानना और समझना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपके एग्ज़ाम आएंगे 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो आप एकदम कंफर्टेबल होंगे, सब बात जानते होंगे। और 24 घंटे में एक बार आपको टीवी पे समाचार सुनने हैं। आप DNA देखिए या कोई और प्रोग्राम देखिए, लेकिन 24 घंटे में एक बार टीवी जरूर देखिए कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक। क्या? तो ताइवान के साथ भी तनाव चल रहा है। अभी 10 तारीख के आसपास ताइवान का नेशनल डे था और आजकल ताइवान वाले भारत के फ़ैन हो रखे हैं और भारत वाले ताइवान के, ठीक। क्या? वो तो क्या बता रहे हैं चीन को? गेट लॉस्ट। पढ़ेंगे चीन की पूरी हिस्ट्री चीन में जाके। जब एशिया में से किसी को भी यहाँ बनाना था मेंबर, तो यूएसए ने कहा जो हमारे पक्ष का आदमी हम तो उसे बनाएंगे, हमारी पावर है, सारा खेल हमारे हाथ में है। ब्रिटेन भी हमारा, फ्रांस भी हमारा, रूस अपोजिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। किसे बना दिया? ताइवान को। तो स्टार्टिंग में यहाँ मेंबर कौन था? ताइवान। यहाँ चीन मेंबर नहीं था। उसके बाद 1965 के आसपास ये सीट कहाँ चली गई? जब ताइवान पे फुल्ली कंट्रोल हो गया चीन का, तो जो वो सीट है UN सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी कहाँ चली गई? चीन के पास। अब सुनो, कभी का समय था ये सीट हमें मिलने वाली थी, भारत को, जवाहरलाल नेहरू जी को ये ऑफर हुई थी इतिहासकारों के अनुसार। लेकिन हमने कहा हमें क्या करना इसका, आज फिर रहे मांगते और बड़ा आंदोलन चलाते पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत रिफॉर्म करने पड़ेंगे तब मिल सकती है। तो ये 5 मेंबर हैं, इनके पास है वीटो पावर। सुना होगा अगर कभी नाम तो। क्या है इनके पास? वीटो पावर, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या मतलब? दुनिया में किसी भी मुद्दे के ऊपर असली निर्णय किनका होगा? इनका। ये जो 10 लोग होते हैं ये बस हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। बताओ अभी कौन चुना गया है? इंडिया। अभी 2021 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर 2022 तक के लिए इंडिया चुन लिया गया है 8वीं बार। किसका मेंबर? नॉन परमानेंट सीट, ठीक। तो 5 मेंबर के पास है वीटो पावर, 10 मेंबर ही हैं। निर्णय होते हैं कैसे? कोई भी 8 अगर एक पक्ष में होंगे, आधे से एक अधिक, तो वो निर्णय पास हो जाएगा। अब सुनो, किसी देश को बनाने के लिए प्रपोजल आया, 2/3 ने पास कर दिया, तो वो कहाँ पहुँच गया? सिक्योरिटी काउंसिल में, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल संस्था, ठीक। अब उसमें सामान्य रूप से प्रस्ताव आया तो 15 के 15 ने अपनी वोट दी, 8 वोट जिसको मिल गई उसकी बात पास हो गई, वो प्रस्ताव मान लिया और देश बन गया और सारा काम हो गया। लेकिन चाहे 14 एक तरफ हों और इन 5 में से कोई क्या कर दे उस बात को? वीटो, तो वो प्रस्ताव वहीं ख़त्म, वो बात पूरी वहीं ख़त्म, उस पर अब कोई जिक्र बातचीत नहीं होने की। इसे कहते हैं वीटो पावर। यानी चाहे 193 के 193 ये कह दें कि फिलिस्तीन देश बनेगा, क्लियर, और उसके बाद प्रस्ताव यहाँ आ जाए, तो यहाँ चाहे 14 एक पक्ष में हों, अकेला यूएस से क्या कह दे कि फिलिस्तीन को देश नहीं बनने देंगे, वीटो का मतलब है इस प्रस्ताव पे अब कोई बातचीत नहीं होगी, यह प्रस्ताव क्या हो चुका है? खत्म। तो असली पावर किसके हाथ में है? वर्ल्ड के सारे मुद्दे और सारी पावर जिनके हाथ में है उनका नाम है ये दुनिया के टॉप 5 देश। इनका जिक्र बार बार आने वाला है। चले आगे मिटा दो ये बातचीत।
तो पहला पॉइंट, अफ्रीका में कितने देश हैं? 54 कंट्री हैं, मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। और सबसे लेटेस्ट कौन है? साउथ सुडान, जो यूएनओ का भी सबसे नया मेंबर है। कैसे बनते हैं मेंबर, ठीक, क्या प्रोसेस उनका है। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपसे करना शुरू कर दूंगा 2-3 दिन पश्चात, तो आप हर एक आदमी अपनी बातों को पढ़ समझ के आना जरा। क्लियर? अब अगला पॉइंट नेक्स्ट लिखो जरा कोई। ये कंट्री बना था, डेट थी 9 जुलाई 2011, ठीक। अगला पॉइंट, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब, ठीक। इसके कितने % पार्ट पर पानी है? 71% पार्ट पे तो वाटर है और 29% पे कौन है? लैंड। यानी 71% पे तो जल है और इतने पे क्या है? भूमि। 1/3 भाग लगभग कैसा है? भूमि का। तो अब इसी पे कौन है? 7 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एट्सेट्रा करके। तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये क्या है? 20% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। यानी जो विश्व का भू क्षेत्रफल है, भूमि का ओनली, पानी की बात नहीं चल रही, उसका 20% कौन है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक। आगे जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लेना, ये सामान्य बातें हैं, बेसिक से ही। चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें फैक्ट काफ़ी सारे हैं। संयोग से यूपीएससी फैक्ट बहुत कम पूछता है। आप फैक्ट भूल भी जाएंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना बड़ा फैक्ट की दिक्कत नहीं है। आगे ग्लोब, ये बताओ जो हमारी अर्थ है वो सीधी है कुछ झुकी हुई है? अलाइन 23.5 डिग्री फ्रॉम हिज एक्सिस। यानी ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ऐसे ये कैसी हल्की सी झुकी हुई, टिल्ट हो रखी है थोड़ी सी। कितनी? ये लाइन ऐसे है, ये इस प्रकार की है। जो लाइन यहाँ आनी चाहिए वो कहाँ रखी है? यहाँ। तो अगर हम इसे मिटा भी दें तो ये है वो लाइन, ठीक क्या। और ये वाली लाइन कहाँ है? ऐसी हमारी अर्थ है, सीधी ना, और कैसी है? इस प्रकार की, ठीक। लेकिन ये तिरछी लाइनें कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें तो हम इन्हें बनाते नहीं, कैसे बनाते हैं? लगभग हमें सीधी। एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। यह है इक्वेटर, 0 डिग्री, दुनिया के बीचों बीच की लाइन, ठीक। एक साइंटिस्ट हुए हैं हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री। पूरे वर्ल्ड में कैसे चीज़ों को मापें, कैसे मैनेज करें, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्ल्ड के बीचों बीच 2 लाइन खींच दी। एक लाइन तो 0 डिग्री और एक लाइन ये। भाई जरा फ़ोन उठा ले, वो फ़ोन उठा, फ़ोन। क्लियर? तो ये वो इक्वेटर है, खींचने वाले का नाम था हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री। जो ऊपर वाली लाइन है कितना झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। अब 23 डिग्री उसके बाद आती है मिनट, उसके बाद आता है सेकंड। ये बताओ 1/2 को मैं 5 लिखूं क्या लिखूं? सब मैथमेटिक्स के, मैथ में 1/2 कितना होता है? 5। लेकिन ये ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स नहीं है। यहाँ 1/2 का मतलब 1 डिग्री का आधा। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं? 60। 60 की आधी कितनी? 30। बहुत जगह क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? ये 23 डिग्री 30 मिनट। डिग्री करते हैं इससे रिप्रेजेंट, मिनट इससे, और इससे करते हैं क्या? सेकंड। डिग्री, मिनट, सेकंड। तो कभी कभी ऐसे भी नहीं आता, क्या आता है? ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम वाले, उसमें आते हैं क्वेश्चन। यूपीएससी नहीं पूछेगा इस बात को कि 23.5 हाफ का मतलब ऑप्शन में तुम्हें क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कभी कभी, ये आते हैं क्वेश्चन पीसेस के अंदर, फैक्चुअल।
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इस लाइन का नाम क्या है? इसे कहते हैं हिंदी में तो कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कहते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। पूरे विश्व की 3 ही मुख्य रेखाएं हैं। कितनी? 3 मेजर लाइंस जो अर्थ के ऊपर हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है, पढ़ेंगे भविष्य में। क्या? सबसे पहली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। जब सूर्य का चक्कर अर्थ काटती है तो सनलाइट कभी भी इक्वेटर से ऊपर नहीं पड़ती, डायरेक्टली परपेंडिकुलर। ठीक है? यानी अपर लिमिट ऑफ सन रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर ऑन अर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। यानी सूर्य जब ये चक्कर लगा रही है अर्थ, पृथ्वी का, सूर्य का चक्कर लगा रही है कौन? पृथ्वी। तो जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है? ऊपर। और नीचे कहाँ पड़ रही है मैक्सिमम? बस इस वाले हिस्से में, जब ये इस वाले हिस्से में आती है। यानी सनलाइट कभी भी इससे ऊपर नहीं पड़ेगी और इससे नीचे नहीं पड़ेगी। वो क्या करती रहती है? यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती रहती है इस घूमने के हिसाब से। वही सूर्य कब था? गर्मियों में। हम गुजर गए पिछले 6 महीने से उसमें से। और वो जब सर्दियों में आने वाला। अब सर्दियों में तुम सारा दिन बैठे रहो धूप में, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे तुम ढूंढते फिर रहे हो कहाँ धूप मिले। और गर्मियों के अंदर वही सूर्य है, हम भी वही हैं। हम कहीं गए तो उड़ के से। ठीक है? और उसे झेलना भारी हो रखा है। 1 मिनट भी कोई फेयर एंड लवली लगाए, कोई कुछ करे, कहीं रंगना उड़ जाए। ठीक है? क्यों? ड्यू टू द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ सन। सन का झुकाव कोण जो है अर्थ के ऊपर, वो करता है डिसाइड। अब हम कहाँ जाने वाले? तिरछे। अब अभी तुम कहाँ थे? भारत के बीचों बीच से कौन जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो गर्मी पड़ रही थी बहुत तकड़े वाली, लेकिन हम कहाँ चले गए? सितंबर। अब जा रहे हैं दिसंबर की ओर को। ठीक है? ये महीना यहाँ जून का था। तो अब कहाँ पड़ेगी किरणें? भारत के बीच में से जा रही है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब किरणें कहाँ पड़ने वाली? सनराइज बिल्कुल सीधी एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। किनके ऊपर? ऑस्ट्रेलिया वालों के। तो गर्मी होने वाली वहाँ। हमारे पास क्या? पृथ्वी झुकी हुई है, क्या पड़ रही हैं? तिरछी किरणें। तो जो सन रेज हैं उनकी हीट हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे, चाहे सारा दिन बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंगल है ये बदलते रहते हैं। यानी ये 3 लाइनें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में, और वेदर चेंजेज में। मौसम ऊपर नीचे होते रहते हैं इन पे लाइट पड़ने के अनुसार। ठीक है? दुनिया में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ से 3 लाइन जाती हुई हैं। यानी अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज़ ऑल 3 मेजर लाइन्स। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न। तो अफ्रीका से 3 मुख्य लाइनें जाती हैं, 3। कल से काम और आसान होगा जब आपके हाथ में प्रॉपर नोट्स होगा। गौरव, हर एक आदमी ग्रुप बना दे, सबने नाम तो लिख दिया, नाम और फ़ोन नंबर न्यू के नाम से, गर्ल्स और बॉयज़। सर इमेजिनरी लाइन किसने दी थी? क्या? किसने दी थी इमेजिनरी लाइन? हेरोडोटस। चलें, तो अब 3 लाइन हैं। कल हर एक आदमी, जो भी कैंडिडेट सीरियस है, उसे पढ़ना ही पढ़ना है, वो अपने पास एटलस ज़रूर ले ले। वो बहुत मस्ट है। यानी जिस चीज़ के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं वो सबके बराबर में खुली होती है वो सभी, तो बहुत सारा काम आसान होता है। तो 3 लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर एंड साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, या 2 नाम है हिंदी में इसके, इंग्लिश में नाम है ओनली इक्वेटर बस। ठीक है? इंग्लिश या
अंग्रेजी भाषा एक तंग भाषा है जिसके पास शब्दावली बहुत कम है, बहुत कम, वेरी लेस। तुम सूर्य के नाम बता दोगे 10, इसे कहते हैं हिंदी और संस्कृत की ताकत। लेकिन कोई दूसरा नाम बता दो इंग्लिश में सन के अलावा, यहाँ तो आदित्य, भास्कर, पता नहीं कितने नाम हैं, ठीक क्या, लेकिन वहाँ सन मतलब सन है बस, ठीक। यहाँ चंद्रमा के तुम बहुत सारे नाम बताओगे, ठीक क्या, इन्हें बोलते सिनोनिम्स, पर्यायवाची। लेकिन यहाँ नाम क्या है, बस मून। तो उनकी जितनी बातें हैं वो सबके सामने मून लग गया बस। हमारे यहाँ तो पूर्णिमा आई, उन्होंने कहा फुल मून, अमावस्या आई, मून साफ। यानी क्या यानी उनकी भाषा के अंदर शब्द अलग अलग जगह से आए हैं और बहुत कम शब्द हैं। तो बहुत सारे शब्द उन्हें पता ही नहीं लगे, तो क्या बता दिया, लेडी फिंगर बता दिया, किसे, भिंडी को। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो वहाँ है ही नहीं, ना उन्होंने सुने, अब उन्होंने क्या कर दी, उनकी तुलना। तो हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा है जिसकी शब्दावली बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिसमें तुम पिछले 5000 साल में एक वर्ड भी नहीं जोड़ पाए हो। एक वर्ड जोड़ दिया तो बता दो किसी ने। इतनी बड़ी शब्दावली है, 5000 साल का सारा इतिहास दुनिया भर का चल रहा है और हम उसमें एक वर्ड भी जोड़ नहीं पाए हैं। और यहाँ हर साल जुड़ता है वर्ड ऑफ द ईयर सेल्फी, जुड़ा। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्लेयर करती है, जैसे पिछले साल का क्या वर्ड था, संविधान। हर साल एक नया वर्ड होता है, वर्ड ऑफ द ईयर चर्चाओं में रहता है और उसे क्या करते हैं शामिल, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। तो हर साल वर्ड ऐड होते हैं सैकड़ों, वर्ल्ड की अलग अलग भाषाओं से बातों का। क्योंकि सेल्फी 10 साल पहले नहीं थी, एक नया वर्ड है, अभी आया कि अपना चित्र लेना, ठीक क्या, चलें। तो कर्क रेखा, भूमध्य विषुवत रेखा या इक्वेटर और मकर रेखा या। अब पढ़ने वाले लोग दो तरह के होंगे, एक तो बस किताब ली, मैंने कुछ पढ़ाया उतना पढ़ लिया, अपने आप कुछ पढ़ा उतना पढ़ लिया, और कुछ लोगों के दिमाग में हर समय चल रहा है सिलेक्शन। उनके पास सलेबस है, उनके पास रणनीति है और उनके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो अब क्या डिफरेंस है एक आम आदमी के पढ़ने में और एक सिलेक्शन वाले के पढ़ने में? किताब सब वही पढ़ेंगे, पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस रणनीति में है। कैसे? लगभग 1 घंटा क्लास चलते हो चुकी है, मैं भी मोर देन। कितनी बातें हमने की, मैं 1 सेकंड भी चिप नहीं हो पा रहा हूँ, बहुत सारी बातें बतानी हैं, ठीक। तो अब इतनी सारी बातें किसी के दिमाग में कैसे रहें? 2 तरह की बातें हैं। कोई बात अगर किसी को अपने पास रिटेन करनी है तो या तो वो रिवीजन कर ले, रिवीजन करे, बातें रिकॉल कर लेगा। यानी रिवीजन से रिकॉल करना बड़ा आसान है, बिना रिवीजन के रिकॉल नहीं होगा, ठीक क्या। सेकंड क्या है, अब वो याद करने की रणनीति बना ले कि इसे कैसे याद करूं। तुमने कुछ लोग देखे मेमोरी पावर बढ़ाते हैं, कोई वर्ड बताओ एकदम बता देते हैं याद करके, तो वो कुछ दिमाग तो लगाते होंगे उसके अंदर। ऐसे ढेरों लोग हैं, मेमोरी पावर की दवा देते हैं, क्लास लेते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो उनकी रणनीति है हर बात सीखने की, और वो आपको एकदम चमत्कृत कर देंगे कि लो 20 वर्ड हैं या कोई भी 20 सामान दो और मैं इनका ऑर्डर बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, नाम बता दूंगा, और आप चकित, यार ये कैसा बता रहा है ऐसे। तो अब इतनी बातें पढ़ के कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, मुझे इतनी सारी बातें याद कैसे रखनी हैं। कैसे? यहाँ तो तुम सब किताब लेके आए, किताब लेके आ रखे, कभी पेंसिल लेके आ रखे, और मेरी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहे, ठीक। कुछ बातों को लिख रहे, कुछ बातें लिख भी नहीं पा रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो पिक्चर हॉल में कोई पेंसिल लेके जाते हैं? कोई भी जाता होगा, देखा कोई कि क्या डायलॉग बोलोगे, लिख ले भाई साहब, ऐसा तो कोई नहीं है ना, ठीक। क्यों नहीं जाते लेके? 20 साल तक याद रहेगी 3 घंटे की फिल्म डायलॉग सहित, कि सुन रही है तू, रो रहा हूँ मैं, मुझे चुप कर ले, ढेरों बातें होंगी ऐसी। क्लियर? यानी क्या, ऐसा क्या हो गया जो क्लास में नहीं हो पाया और फिल्म में हो गया जाते ही। 20 साल बाद तुम सीन बता दोगे, स्टोरी बता दोगे एक ही बार देखने से, बस ऐसा इसमें हो जाए, एक बार कमाल ही हो जाए।
कि एक बार पढ़ा बस बात खत्म, 20 साल तक कुछ ही पूछ लियो। हमारा दिमाग काम कर रहा है इमेज में। किस में काम कर रहा है? इमेज में। इमेज में, ठीक क्या? बहुत जल्दी में काम करने वाला, अभी विदिन 2-3 वीक्स के अंदर ही इंतजार सरकार की अनुमति का, कोचिंग खुलने का, आदमी इकट्ठे होने का। तो जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे दिखानी है तुरंत, अभी लाइव बोर्ड पे ही, बहुत जल्दी ही मेरी बात हो रही है उन कंपनियों से भी। तो अगर अभी हम सब अफ्रीका की फिल्म देख रहे होते तो तुम्हें बहुत सारी बात एकदम दिमाग में छप जाती। जिस कंट्री के बारे में मैंने इतनी कहानी बताई, एक बार में तुम्हें कंट्री का फोटो दिखा देता बस। वो आधा काम कौन कर देगा आसान? तुम्हारी एटलस। हर चीज़ हमारे इमेज में काम कर रही है, हमारे दिमाग में हर बात की इमेज है। ये बात बताओ, जब तुमने 20 पन्ने उसके पढ़ लिए अपने नोट्स के और एग्ज़ाम में जाके इसे रिकॉल करोगे तो तुम्हें अपनी कॉपी के पन्नों के जो नोट्स के हिस्से हैं वो भी याद आएंगे। यानी वो इमेज तुम्हारे दिमाग में छपती जा रही हैं बहुत सारी, और उनके साथ में अगर फ़ोटोज़ होंगे तो बहुत जल्दी याद होंगी। यानी जिन चीज़ों के साथ में इमेज होती है उन्हें याद करना बड़ा आसान होता है। ठीक, इमेज के साथ में अगर वॉइस भी आ जाए तो याद करना लगभग पक्का दिमाग में। फ़ोटो भी आ गया और बात भी आ गई, छुट्टी। अब फ़ोटो दिमाग में आते जा रहे हैं। एग्जाम्पल कौन है? अगर तुम्हारी आँख पे पट्टी बांध दूँ और तुम्हें कहीं ले जाऊँ और फिर ला के छोड़ दूँ, क्या तुम दोबारा वहाँ चले जाओगे? नहीं जा सकते बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारी आँखें खुली हुई और तुम्हें कहीं एक बार ले जाएं तो तुम उस रास्ते को कैसे याद करोगे? कि एक दूरी पे आके घर आया था, उसके बाद एक खंबा था, कोई टावर था, कोई चीज़ थी। यानी उसके जो लैंडमार्क्स हैं वो आपके दिमाग में क्लिक करने शुरू करते हैं। ठीक क्या? अब संयोग से हम दिल्ली चले गए और दिल्ली में वो जो बिल्डिंगें हैं वो सारी एक जैसी, हम रोज़ कन्फ्यूज यार गली कौन सी थी। तो कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़े, कहाँ से मुड़ना, कहाँ जाना। अर्थात क्या, हमारा दिमाग काम करता है इमेज में। हम लैंडमार्क याद रखते हैं और हमारा दिमाग करता है ब्रेन मैपिंग। हम हर चीज़ के मैप बना देते हैं। 1 से 2 बार चले गए तो ऑटोमेटिकली वहीं पहुंच जाएंगे। तो इस पढ़ाई में भी याद करने की रणनीति है। वो रणनीति कैसे है अब देखना ज़रा, कि अगर तुम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे, पढ़ तो सब लेंगे, उसे दिमाग में कैसे रखें ताकि आज से 1 साल बाद जब इसका इस्तेमाल करना हो तो मैं परफेक्टली रेडी हूँ। ठीक क्या? तो हमने कहा अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं। कितने? 54। ठीक, ऐसे कौन से कंट्री हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो कहाँ स्थित हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और बिल्कुल इन ए परफेक्ट ऑर्डर। तो कौन कौन से कंट्री हैं ऐसे? याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हमने बना दिया एक कोड, छुट्टी। कोड में बस क्या लिए? फर्स्ट इनिशियल्स ऑफ कंट्री। आप इसे इंग्लिश में लिखें, हिंदी में लिखें, कोई सुनिए। पमोमा अलीमी सबसे पहला कंट्री है, पश्चिमी अल सहारा, पश्चिमी अल सहारा, वेस्टर्न अल सहारा। सेकंड कंट्री है मोरिटोनिया। सबसे पहले कही थी यही बात कि ढेरों कंट्रियों के नाम सुनोगे जो ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हो, तो डिटर्मिनेशन पक्का रखना अलग से। कुछ लोग ऐसे होंगे 4 दिन बाद सरेंडर कर देंगे। किस लिए? कि यार ये तो बहुत भारी मामला, कहाँ से इतना याद होगा। जिसे बनना वो सब कर देगा। ठीक क्या? जब मैं साइंस वाला कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अभी पता नहीं था, पता लगे कितनी बड़ी बात है इसमें। सबसे पहला कंट्री है पश्चिमी अल सहारा। सेकंड जस्ट, ये जो ऑर्डर कैसा है? ये ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट। वो कुछ ही पूछे आपसे, यूपीएससी क्या पूछता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक क्या? कि ये कंट्री कर्क रेखा पर इस क्रम में है। सेकंड फॉर्मेट क्या दे दे वो, कि 4 कंट्री के नाम दे दे कि इन्हें ऑर्डर में लगाइए, 1 2 3 4 2 3 1 4 ऐसे करके। वो कितने ही पैटर्न बदले, एक कोड सब समस्या हल कर देगा आपकी। ठीक क्या? सबसे पहला कंट्री है अफ्रीका में जहाँ से क्या जाती है, जहाँ से पास होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पश्चिमी अल सहारा। नोट्स में सब लिखा हुआ है, चिंता मानने की जरूरत ही नहीं जरा सी, सब वेल मेंटेन है। मोरिटोनिया नहीं भी लिखोगे ये बातें तो चल जाएगी। अभी आपको व्हाट्सएप पहुँच जाएगा सबके पास।
गौरव ग्रुप में ऐड कर दिया सबको भाई, बना दिया। अब ये 2 मिलियन सबको भेज दे जरा, मैं तेरे पास भेज रहा, तेरा नंबर चल रहा ना मेन ग्रुप में ही। एक देश है, ऐसा देश था कि एक टाइम पे बहुत तगड़ा राज था इसका अफ्रीका में। इसका राजा मनसा मूसा दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स में से एक था, जिसके पास इतना सोना था कि वो सोना ऊँटों पे लद के जाया करता था। आज बहुत गरीब देश है, बहुत बुरी हालत है। राजधानी टिम्बकटू है। क्या राजधानी है? टिम्बकटू। अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट या मिस्र। वेस्टर्न सहारा, मोरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट या मिस्र, सब ऑर्डर में है वेस्ट टू ईस्ट। वो कुछ ही पूछता रहे आपसे बस, ठीक है। अगला, कौन कौन से कंट्री, विच अफ्रीकन कंट्रीज आर सिचुएटेड ऑन इक्वेटर लाइन। तो अफ्रीका के देश कौन कौन से जो कहाँ स्थित हैं? भूमध्य रेखा पर। सबका कोड है गे, कांजा, यू केसो। भाषा हो सकती है अजीब हो, लेकिन बातों को आसान करने का काम करेगी। पहला कंट्री है गैबोन। क्वेश्चन कहाँ रखा था? यूपी पीसीएस, अभी 2 दिन पहले ही। अभी पेपर उठा के देखना जो पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन था, और बिल्कुल ये था अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन सी स्थित है इसके ऊपर। गैबोन, कांगो, जायरे बोलते हैं इसे, जायरे कंट्री का नाम है। ऐसा देश जिसने इतनी भयंकर हिंसा फैलाई तब जाके मुक्ति मिली बेल्जियम से। यानी दुनिया में बहुत से कंट्री गुलाम बनाए बैठे दूसरों को, तो कुछ लोगों ने तो सिस्टम देख लिया, छोड़ के चले गए बिना चीते पिटे। ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए, साफ़ सुथरा सोप के जहाज़ में बैठ के बाय बाय करके निकल गए। लेकिन कुछ लोग छिट पिट के भागे बहुत बुरी तरह से। उनमें से एक बेल्जियम और कंट्री कौन है? कांगो। भयंकर रक्तपात हुआ तब जाके मुक्ति मिली। गैबोन, कांगो या जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ऐसा देश जो आज कुख्यात है, नोटोरियस, किसके लिए? सी पायरेट्स। यानी ऐसा देश जिसके टुकड़े 3 हैं, ये हिस्सा है उसका पूरा पूरा। एक हिस्से में रहते हैं सी पायरेट। पूरा देश AK-47 बड़ी सस्ती है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, ना किसी का कानून ना कुछ। जिसके हाथ में AK-47 है उसी का राज है, ठीक क्या। सब उसके आगे आगे। तो यहाँ से जाते हैं, एक मूवी देखना कैप्टन फिलिप, हॉलीवुड की, इसी के ऊपर बनी हुई है, रियल स्टोरी है। एक अमेरिकन शिप जा रहा था। ये लोग क्या करते हैं, 2 से 4 नौका ली, उनमें रखी हुई लंबी लंबी सीढ़ियाँ जहाज़ पे लगाई, चढ़े और कैप्चर कर लिया। चूँकि जो वेसल है, पानी का जहाज़, वो एक ट्रेड वेसल है, उसमें किसी के पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। वो तेल लेके जा रहे हैं, सोना, लोहा, कोयला, सामान लेके जा रहे हैं। वो सामान बहुत बड़ी मात्रा में है, 70,000 मीट्रिक टन, यानी करोड़ों का सामान लदा हुआ है। और जो वो आदमी है वो कई कंट्री के हैं, कोई रशिया का, कोई इंडिया का, कोई कहीं और का। तो 2 नौका लगाए बराबर में, कब्जा कर लिया और कहा कि अब चल पड़ो, इधर आ जाओ सोमालिया की तरफ और यहाँ पार कर दो। अपने अंकल जी को बुलाओ, पैसे दो, ले जाओ। 1 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर पैसे लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी शिप कब्जा कर लिए, रैंसम फिरौती ली और छोड़ दिए। यह है बिजनेस इनका, इनके पास कुछ नहीं और। इन्हें कौन रोके? हमने पकड़ लिए तो इन पे कौन सा लॉ लगाएं? भारत वाला कोई लॉ भारत के बाहर लागू नहीं होता, ठीक क्या। इन्हें कहाँ कैद करके रखें? तो बहुत सारी समस्याएं इनके लिए हैं। तो अब सबने क्या समाधान कर लिया है, जब भी इंडियन फ्लैग होगा किसी शिप के ऊपर, तो हमने अपनी नेवल शिप 1 से 2 छोड़ रखे यहीं पे ही। वो उससे कोऑर्डिनेट करता है कि हम पास होने वाले, कृपया आसपास को आ जाएं। वो आसपास को आते हैं, ये आसपास को आ जाए तो फायरिंग करनी शुरू, इन्हें भगा दिया। पकड़ता कोई किसी को नहीं है, पकड़ के ले कहाँ जाएंगे इन्हें, ठीक क्या। तो कैप्टन फिलिप पकड़ लिए विद शिप। लेकिन कौन सी कंट्री का आदमी पकड़ लिया? हमें आपको पकड़ ले तो कोई बात नहीं, कंट्री बहुत देर में रिस्पॉन्ड करने की समस्याएं होंगी। लेकिन अगर अमेरिकन आदमी को पकड़ लें तो उसके पीछे खड़ी बहुत बड़ी पावर वर्ल्ड की। उसने तुरंत ही जो उसके शिप थे यहाँ
उन्हें कॉल करना शुरू किया, उसने एक्शन लिया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया, वे सब मारे, उस आदमी को बचाया, उसी के ऊपर वो मूवी है। यानी यहाँ बहुत बड़ा समस्या है किसकी? पायरेट्स की। एक हिस्से में गवर्नमेंट है, राजधानी है मोगादिशु, गवर्नमेंट सोमालिया की, ठीक क्या, और एक हिस्से में एक आतंकवादी गुट है अल शबाब, पूरे अफ्रीका का सबसे खतरनाक आतंकवादी गुट, द मेंबर ऑफ अलकायदा, सोमालिया के हिस्से में ही। और फिलहाल सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमले पूरे अफ्रीका में करता है अल शबाब, ठीक क्या। नाम ध्यान रखना, संबंध किससे है? सोमालिया से, केन्या और सोमालिया, गे कांजा यू केसो। कौन कौन से कंट्री, सब कैसे, ये भी एकदम ऑर्डर में, वेस्ट टू ईस्ट। मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन अफ्रीका? नाबोद मोमे, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। सब नोट्स में है, बाकायदा वाल मेंटेन, दोनों मीडियम में है विद कोड। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। चलें आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे देखो जरा। अफ्रीकन कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या और क्षेत्रफल में अफ्रीका के कौन कौन से देश कहाँ स्टैंड करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इसका एक कोड है पूरा पूरा, नामी इजाद, नाइमिका, नाइजीरिया। अगर आप WHO की UNO की बात माने तो सन 2100 तक, अगले 80 साल बाद इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? 80 करोड़ बस। हम घटने वाले हैं। जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, हमारा लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, विवाह करने की आयु बढ़ेगी, तो जो हमारे बच्चे पैदा करने की दर है वो घटेगी, वो लगभग 2.1 के आसपास आ जाएगी, और हम होंगे तीसरे नंबर पे। वर्ल्ड में नंबर 1 होगा 2100 में, अब 80 साल बाद ये देश नाइजीरिया, ठीक क्या। नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र और कांगो या जायरे। नाइजीरिया, इथोपिया, इजिप्ट एंड कांगो। और अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल, इसका कोड तुम भूलने का नहीं कभी भी, सजली कानी, भूलने वाली बात तो नहीं, आसान से शब्द है। सबसे बड़ा देश अब तक था सूडान, जो अब टूट चुका और क्या कंट्री बन गए? 2 देश बन चुके हैं, साउथ सूडान, तो अब ये नहीं रहा। अब कौन है? अल्जीरिया। सेकंड जायरे, लीबिया, चाड और नाइजर। सब नोट्स में है। अल्जीरिया, जायरे, लीबिया, चाड और नाइजर। चलें आगे। ये तो कुछ बेसिक बातें थी इसके बारे में, ठीक। मिटा दो ये बातचीत, ये सब नोट्स में है। पढ़ाना पड़ता है सब कुछ, आसान बातें भी, बहुत छोटी बातें भी, वो एग्ज़ाम में ना आए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार तो बतानी पड़ेंगे आपको। अब देखिए अफ्रीका को कौन अलग करता है और कौन जोड़ता है। इस चीज़ का नाम है सेनाई। सेनाई पेनिनसुलर, सेनाई प्रायद्वीप, ठीक। ये है रेड सी,
लाल सागर, ये भूमध्य सागर है। तो छोटी सी बात है, बस नोट्स में लिखा रखा है, कुछ नहीं लिखना। मेडिटेरियन सी सेपरेट अफ्रीका विद द यूरोप, यानी भूमध्य सागर अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। क्लियर? रेड सी सेपरेट अफ्रीका विद एशिया, रेड सी अलग करता है अफ्रीका को एशिया से। अब सेनाई प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके 3 ओर पानी हो। इफ़ एनी लैंड फॉर्म हैज 3 टाइप्स, इसे कहते हैं प्रायद्वीप या पेनिनसुलर, जिसके 3 ओर पानी हो, ऐसा लैंड फॉर्म। ठीक, ये जोड़ रहा है, अलग कर रहा है इसे। इट कनेक्ट अफ्रीका विद एशिया, यानी एशिया अफ्रीका जहाँ जोड़ते हैं उसका नाम क्या है? सेनाई प्रायद्वीप। बहुत सुंदर जगह है, फिलहाल मिस्र के अंडर में है। और मिस्र का टूरिज्म प्लेस, जैसे भारत में घूमना हो तो गोवा साउथ इंडिया में फेमस है टूरिस्ट के लिए, और इधर नॉर्थ इंडिया में हिमालय, किसी को आना हो, कोई मसूरी जाएगा, कोई ऋषिकेश जाएगा, तो ऐसा ही पूरे मिस्र में किसी को घूमना हो तो कहाँ जाता है? यहाँ, जो बहुत फेमस है। छोटे छोटे बीच, छोटी अच्छी नदियाँ, सब कुछ यहाँ है। तो ये सेनाई प्रायद्वीप जोड़ता है किसे? एशिया को यूरोप से। अब आगे जाके यहाँ हम भी हैं, इंडिया। ठीक, अब ये बताओ इंडिया की खोज कब हुई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने की थी? तुम बोलोगे तुम्हें सब पता, तुम पढ़ क्या रखे इतनी बातचीत? वास्को डी गामा 1498 यहाँ आया था, कालीकट। ठीक, एक राजा था वहाँ का उस समय, जैमोरिन, जो स्वागत करने गया। क्यों? यूरोप का पहला आदमी आया। कहाँ से? वाया सी रूट। 1498 में हमारी खोज हुई 1498 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हम कहाँ खो गए थे कि हमें किसी ने खोज दिया? हम कहीं नहीं खोए थे, हम तो इससे पहले भी यहीं थे। ठीक क्या? हम तो इतने पुराने हैं, इतने पुराने वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। 8000 साल पुराने जिन कैलेंडरों की लोग बात कर रहे हैं और हम उसे फॉलो कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर के रूप में, वो कितने तारीख बता रहा है आज? 2020, उनके वाला कैलेंडर। ठीक क्या? और हम कहाँ से होकर आ रखे हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 8000 साल पहले जो नई रिसर्च हुई हैं, यानी हमारी सभ्यता वर्ल्ड में सबसे पुरानी है। जब वो लोग किसी शहर में नहीं रहते थे, हम लोग कहाँ रहते थे? शहरों में। जिनके पास आज मियामी जैसे बीच, बड़े बड़े न्यूयॉर्क जैसी सिटी आज है, हमारे पास ऐसी सिटी वर्ल्ड की एंशिएंट सिटी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उनसे बहुत पहले। लेकिन वो सब खत्म हो गई और उनके जो कनेक्टिविटी है वो हमसे टूट गई। कहाँ चल गई सब कुछ? बाढ़ में। अब हम खोद खोद के पता कर रहे हैं। यानी हमारी कनेक्टिविटी सम्राट अशोक के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे, एक राजा हुआ है कनिष्क, थी। अब यहाँ रहा करते थे कौन? यूरोप वाले लोग। और ये हिस्सा किसका है? पूरा पूरा एशिया का। यहाँ कहीं है चीन। तो चीन से एक रूट था जो कहाँ जा रहा था? यूरोप को। ठीक, और इस रूट के ऊपर दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला करता था, जिसका नाम क्या था? हम ज्ञान लेने आए, ऑब्जेक्टिव सीखना है, क्योंकि हर बात एग्जाम में आ जाए ज़रूरी नहीं है। आपकी समझ विकसित करना कोचिंग की सबसे बड़ी भूमिका ये है। ठीक क्या? तो ढेरों बातें यहाँ होंगी। दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्ट व्हीकल आज बड़ी बदनामी की ज़िंदगी जी रहा है बेचारा, बड़ी दयनीय। कौन है वो? उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। गधा दुनिया का सबसे पहला ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और पूरे वर्ल्ड का माल बेचारा वही ढोया करता था। और पूरे वर्ल्ड को प्रोस्पेरस, इंटरकनेक्ट, इंटरडिपेंडेंट बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उसी पे लाद के जाया करते थे सामानों को। ठीक क्या? उसका स्थान तेज युग में किसने लिया? बाद में घोड़े ने। अधिक भार ढोने में पहाड़ों में किसने लिया? याक ने, तिब्बती याक। बड़ा मजबूत है और अधिक सामान ढोता है। तो यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है, कोल्ड, और वहाँ खेती आदि कुछ नहीं होती। ठीक क्या? तो वो लोग कपड़े आदि पहनते होंगे, नंगे तो नहीं रहते। तो अब वो अपनी डिमांड खाने पीने की हो, अपने कपड़ों की हो, जिससे पूरी किया करते थे,
उसमें एक चीज़ की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसका नाम था रेशम और कपास। तो चूँकि रेशम और कपास सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ होते, चाइना और इंडिया, तो चूँकि यहाँ से बड़ी मात्रा में जाया करता रेशम, सिल्क, तो यहाँ से सिल्क पहुँचता एशिया से होते हुए यूरोप तक और व्यापार चलता, कोई दिक्कत नहीं। और ये व्यापार कभी चल रहा था, ये व्यापार चल रहा था 600 ईसा पूर्व के बाद से ही, आज की बात नहीं है। और ये किस्सा में खोजा इसने हमें, तो हम कहीं नहीं खोए थे, हमें तो खोजने के लिए लोग भागे फिर रहे थे। क्यों भागे फिर रहे थे? ये खोज इससे पहले क्यों नहीं हुई? पढ़ाई कैसी करनी, एनालिटिकल, हर बात का मतलब है, लॉजिकल चीज़ का। हम तो कनेक्ट थे इनसे, यूरोपियन से, ठीक क्या। ये सारा अफ्रीका तक भी और सारा यूरोप तक भी ट्रेड रूट था और व्यापार हुआ करता था। व्यापार कैसा था, बार्टर सिस्टम, क्या, वस्तु विनिमय, ये वस्तु लो, अपनी वस्तु तो ले जाओ बस। उसमें करेंसी बहुत बाद में आई। कब आई, जब एक समस्या खड़ी हो गई। अब तुम रहने वाले चीन के लिए फिर रहे कद्दू और ढूंढते फिरे कोई मेरा कद्दू ले ले, और मुझे कद्दू की ज़रूरत है नहीं। और तुम्हारे कद्दू की लाइफ साइकिल है, वो 4 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, 10 साल दिन चलेगा। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, डबल कोइंसिडेंस, दोहरा संयोग। क्या, एक तो कोई लेने वाला मिल जाए और लेने वाला भी मिल जाए तो दाम भी मिल जाए कुछ, तभी तो तुम कुछ दोगे। यानी दोहरा संयोग होगा तो माल बिकेगा। कैसा, तुम्हारा तो मैं कद्दू ले लूँ और मेरी तुम लौकी ले लो, तो बस दोनों काम हो गया। तुम अपनी पसंद का सामान खाना, हम अपने यहाँ खा लेंगे। यानी क्या, सामान की अदला बदली में बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कत क्या थी, कुछ सामान तो ऐसे थे जो पूरे के पूरे बिका करते थे, तोड़ के बेचेंगे तो खराब हो जाएंगे। हीरा अगर एक बार चोट मार दी तो हो जाएगा बिल्कुल जीरो, ख़त्म। अब हीरे को वैसे बोलते हैं फंजिबिलिटी। हीरे को तोड़ूँ कैसे, जो 1 कप चाय पी लूँ कहीं, 10 करोड़ का हीरे लिए फिर रहा हूँ और चाय मिल नहीं रही कहीं। अब किसी चाय वाले को तोड़ तोड़ के तो मेरा हीरा गया, और पूरा का पूरा पकड़ा दूँ तो 2-4 जन्म तक इस पे चाय नहीं मुझे पिला जाने की, इतने पैसे का सामान है। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इनका अंत करने के लिए क्या आई थी, करेंसी, कि सामान छोड़ो कि पैसा दो उसके बदले में कोई। और वो सबसे पहले कौन थी, सोना, जो सब जगह चलेगी, कहीं लेके चले जाओ उसे तुम। तो वर्ल्ड की पहली करेंसी है इस प्रकार से। तो यहाँ से वहाँ तक मार्ग थे और सब चल रहा था। और कनिष्क नाम के राजा ने, कनिष्क जिसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, आज का पाकिस्तान का पेशावर, और राज कहाँ था, पूरे हिमालय तक, ठीक। उसने हमें भी इससे जोड़ दिया था, ठीक। तो हम तो मिडाइवल टाइम से, एंशियंट टाइम से ही यूरोप से कनेक्ट थे वाया एशिया, ठीक। और हमारे बीच में खूब व्यापार थे। इस बात का प्रमाण है, ये कोई वैसी बातें नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि से हमें बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई, करेंसी प्राप्त हुई अलग अलग कंट्री की। अगर तुम्हारे घर में से क्या मिल जाए, डॉलर, तो ये प्रतीक किस बात का है कि तुम्हारा कोई ना कोई इंटरलिंक है, किससे, डॉलर वालों से। तुम्हारे घर वाला कोई जॉब करता है, तुम कहीं व्यापार करते हो, तभी उनका सिक्का डॉलर तुम्हारे घर मिलेगा, अगर नहीं करते तो बिल्कुल मिलने का नहीं। तो यानी ये सब हमारे व्यापार इनसे हुआ करते थे और हमारी बहुत डिमांड थी। पूरे यूरोप में आज भी फल सब्जियां नहीं होती, पूरे यूरोप में आज भी पहनने कोई कपड़ा और उसका मटेरियल पैदा नहीं होता, ना कपास होता, ना जूट होता, ना रेशम होता, ठीक क्या। वो सब कहाँ होते हैं, एशिया में, जहाँ गर्मी होगी बारिश होगी। वहाँ गर्मी नहीं होती, बारिश तो होती है, ठीक है। तो हम तो प्राचीन काल से कनेक्ट थे, लेकिन एशिया में सन 1299 से 1453 तक एक साम्राज्य पनपा, यहाँ से बनना शुरू हुआ और यहाँ से बिल्कुल पीक पे आ गया, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर, उस्मानी साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य, जिसका 3 कॉन्टिनेंट पे राज था, ईस्टर्न यूरोप पे, एशिया के पश्चिम वाले हिस्से पे एंड अफ्रीका पे। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा वर्ल्ड में किसी का राज आज तक नहीं रहा 3 महाद्वीप पे। कौन था वो, ओटोमन एम्पायर। हम तो राज कर रहे थे हजारों साल तक, करते रहे,
क्लियर। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, जैसे ही बीच में ये बना, कब से 1299 से 1453 तक, सब पढ़ेंगे इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे एशिया, ठीक। तो अभी एक बात मुझे समझानी, उसी कहानी पूरी पूरी है। तो जैसे ये बना, इसने रास्ता बंद कर दिया, छुट्टी। अब व्यापार केवल मेरे तक होगा, मेरे से आगे व्यापार नहीं होगा, जहाँ तक मेरा साम्राज्य है। तो समस्या क्या खड़ी हो गई कि हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो माल तुम्हें बेच रहे हैं, दिक्कत थोड़ी बहुत हमें होगी, माल की डिमांड कुछ कम होगी, लेकिन ये तो गए, इनका तो सारा खेल ठप, सामान मिलना ठप। अब ये तो ठंडे क्षेत्र के लोग हैं, इनके पास तो मसाले पैदा ही नहीं होते, इनको तो दुनिया में अगर चाय चाहिए तो हम देंगे, मसाले हम देंगे, फल सब्जी में वर्ल्ड नंबर 1 चाइना, वर्ल्ड नंबर 2 इंडिया, आम में नंबर 1, नींबू में गंदा नंबर 1 वर्ल्ड में, ये सब हमारे पास है, ठीक क्या। तो चाहे तो हो क्या, जितने भी हमारे पास मसाले थे, जितने फल थे, जूट थी, चाय थी, कपड़ों में देने वाला नील था, रेशम था, सब हमारे पास था। और इंडिया की बहुत भयंकर डिमांड थी। और तुम्हें गर्व होगा इस बात को सुन के कि पूरी दुनिया का 25% व्यापार अकेले भारत में होता था। और 1813 तक, 1857 तक भी 1 रुपये में आया करते थे $13। 1 रुपये में कितना आया करते थे? क्योंकि सबको ज़रूरत थी रुपये की, यहाँ व्यापार करना था, सब कहाँ रहते, भाग के भारत। जैसे रास्ते रुके, सारा यूरोप चक्कर काट गया कि जो माल वहाँ से आ रहा था वो तो सारा रुक गया, हमारा तो व्यापार से लेके सब खत्म हो गया, अब कुछ भी करो, रास्ते ढूंढो नहीं। तो अब ब्रिटेन के राजाओं ने तो मना कर दिया, हमारे पास इतना धन नहीं है नए रास्ते खोजने का। तो एक कौन तैयार हो गए, पुर्तगाल के राजा। उन्होंने कुछ नाविकों के दल उन्हें भेजना शुरू कर दिया। उनमें से एक आदमी एक बहुत बड़ा बेड़ा, एक फ्लीट लेके चला, क्रिस्टोफर कोलंबस। और घर से क्या बोल के चला कि मम्मी मैं कहाँ जा रहा हूँ, नई दुनिया। वो कौन थी नई दुनिया? इंडिया। लेकिन वो जैसे ही सी में आया तो वो इससे आगे जाते ही एक जलधारा में फंस गया। जलधारा में, भैया फ़ोन उठा जरा, फ़ोन उठाओ, जाना। अच्छा पेपर था, ठीक ठीक। तो पुर्तगाल के क्रिस्टोफर कोलंबस, एक ओशियन करंट है जाती है यूएसए की तरफ को, उसमें फंस गए, रात को रास्ता भटक गए और कहाँ पहुँच गए? मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका। घर से बोल के चले कहाँ जाना है? इंडिया या न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। सब इंडिया के लिए प्लान था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे उनको भी क्या बोल रहे हैं? इंडियंस, क्योंकि वो लाल लाल रंग के हैं। तो आज तक भी बेचारा वही नाम है, रेड इंडियंस। तो जितने भी नॉर्थ अमेरिकन्स या साउथ अमेरिकन्स हैं, उनके मूल निवासियों को, नेटिव पीपल्स को आज भी क्या कहते हैं? रेड इंडियंस। किसका दिया हुआ नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस का। और उसी को नाम क्या दिया इसने? न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। कब? 1492 में। यानी, और ये दोबारा भारत क्यों नहीं आया फिर इसके बाद? यूरोप में जाते ही इसके हाथ क्या लग गया? चांदी का बहुत बड़ा भंडार। यानी मैक्सिको में वर्ल्ड का सबसे बड़ा चांदी का भंडार है आज भी, सिल्वर रिजर्व। और वो कहाँ पहुँचने लगा? यूरोप। यानी यूरोप का राजा बन गए पैसे वाले। इसने कहीं चक्कर काटा है नहीं, जहाज़ों में मैक्सिको चांदी गया और वहाँ लेके पहुँचा। ये यूएसए भी नहीं पहुँचा, चांदी के भंडारों तक सीमित रहा। ऐसा ही एक दल कहाँ चला? वास्को डी गामा। कई साल के अभ्यास के बाद एक अंतिम जगह मिली, यहाँ ढूंढ ढूंढ के आखिरी बार कहाँ रुकना है बस। तो वो जगह कौन सी थी? आज एक जगह पड़ती है साउथ अफ्रीका में, केप टाउन, ठीक क्या। इसका प्राचीन में नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। यानी इस पूरी यात्रा का जो सबसे अंतिम मार्ग था वो ये था, बस जहाज़ों में राशन पानी यहाँ से ला दो और तब आगे चलो। और यहाँ से कहाँ पहुँचे हम? 1498 में वास्को डी गामा का दल आया यूरोप से पहली बार। क्यों खोज रहा था ये सामान?
चूँकि इतने सामान की ज़रूरत थी और रास्ते बंद हो चुके थे, तो मजबूरी है दमादम भागो, कोई नया रास्ता खोजो यहाँ से। लेकिन रास्ता कितना लंबा। अब कल्पना करो, आज तुम्हारे पास आधुनिक जहाज़ हैं, टॉप क्लास, भयंकर बड़े वेसल्स, जिन्हें ना मछली गिरा सकती ना कुछ, बहुत बड़े हैं और रात दिन चल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का 92% ट्रेड किससे होता है? सी वेसल्स, समुद्री जहाज़ों से। ठीक, आज भी दूरी यूरोप से कितनी है? ये 7000 किलोमीटर लंबी। जहाज में इंजन नहीं है, जहाज कहाँ चल रहे हैं? कपड़े बांध रखे हैं बड़े बड़े मजबूत, उन्हें घुमाते हैं। तुमने टीवी में देखा है। यानी हम हवा के सहारे चलते थे, तो हमें सबके मैप बनाने पड़ते, किस द्वीप के बाद से किस समय चलना है और क्या क्या लैंडमार्क हैं। यानी समुद्री मैप बनते, तुमने फिल्में देखी होंगी पायरेट्स वगैरह की, तो सबके पास क्या है? मैप। यानी जो भी लैंडमार्क यहाँ आए, कितनी देर बाद कौन सा आइलैंड आएगा, इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। सन की लोकेशन क्या होगी। यानी कोई घड़ी नहीं थी, कोई कंपास नहीं, तो क्या बता रहे हैं रास्ते? दो चीज़, दिन में सूर्य और रात को कौन? ध्रुव तारा, जो क्या है? फिक्स। जो ये बता रहा है वो हमारे नॉर्थ में है, तो हम कहाँ चल रहे हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है, हम ठीक है कि रात में नहीं है। तो कौन जा रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इतना लंबा व्यापार करें, इतना खर्चा करें, इतनी हेडेक लें, तो व्यापार में लाभ का तो मतलब ही नहीं है फिर। तो अब समस्या खड़ी हो गई क्या कि इसका कोई अल्टरनेट लेके आओ जल्दी ही, तुरंत, नहीं तो हम हो जाएंगे बाहर और ये इतना ताकतवर हो जाएगा इस व्यापार से अपने आप को कि यूरोप पे कब्जा कर लेगा पूरे पे। इसने करना शुरू कर दिया। इटली का आधा हिस्सा किसके पास चला गया? इसी के। और यूरोप का हर राजवंश खतरा मान रहा है किससे? इससे, कि छोड़ने का नहीं। और ये जा रहा है लगातार बढ़ता हुआ। तब जाके क्या, फ्रांस का एक साइंटिस्ट है, उसने 1869 में एक इसका अल्टरनेट बताया कि मेडिटेरियन सी के अंदर भी बहुत पानी है और तो रेड सी यहाँ भी पानी है, अगर हम इसे खोद दें तो ये पानी यहाँ भर जाएगा और हम बना देंगे कैनाल और बड़े बड़े शिप यहाँ से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मिस्र इसमें सहायक बन गया। एक फ्रेंच इंजीनियर, कौन? फर्मिटेड डिलेप्स, इसने कंसेप्ट दिया कि एक नहर खोदते हैं, कौन? सुएज कैनाल। यानी अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी नहर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड रूट, पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच। यूरोप और एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है कौन? ये सुएज नहर 193 किलोमीटर लंबी है और इसके दो मुख्य पोर्ट हैं, एक पोर्ट सुएज और एक पोर्ट सईद। नोट्स चेक करो जरा अपना एक बार। सबसे पहले यही है 17 नवंबर 1869, 17 नवंबर 1869। अब इसके दो बंदरगाहें ध्यान रखिएगा, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो है पोर्ट सुएज, ये तो किस ओर है? रेड सी की ओर। और एक है पोर्ट सईद, SAID, पोर्ट सईद, किस ओर? मेडिटेरियन सी में। तो सुएज कैनाल के दो एंड है जिस पे दो बंदरगाह या पोर्ट बने हुए हैं, रेड सी में पोर्ट सुएज और मेडिटेरियन सी में पोर्ट सईद। ठीक, जिसने 7000 किलोमीटर दूरी की बचत की है एशिया और यूरोप के बीच में। अब उनके पास आ गया अल्टरनेट, यहाँ पहुँचो इटली फ्रांस के पास, सी में आओ, फटते से कहाँ आ जाओ? एशिया, और व्यापार करो। और डबल फ़ायदा, जो आंतरिक कंट्री हैं इंटरनल अफ्रीका के, यहाँ भी बड़े आराम से आ जाओ, यहाँ से व्यापार करो। इनके मिनरल्स, सोना, हीरा, दुनिया भर के सामान और इनके सामान खाने पीने के, फसलों के अन्य। तो अब बड़ी मात्रा में इनका व्यापार चला। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने लगी तो उन्होंने इसका नंबर ले दिया ओटोमन एम्पायर का। ब्रिटेन और फ्रांस ने एग्रीमेंट कर लिया और ये कहा कि इस पे हमला बोलते हैं और इसे हराकर इसका साम्राज्य आधा आधा बांट लेंगे, आधा रख लियो तुम, आधा रख लेंगे हम। और अटैक करते हैं किसके ऊपर? ओटोमन एम्पायर के। ठीक, जिस झगड़े को तुम आज सुन रहे हो, नागोर्नो कराबाख वार, उसमें इस ओटोमन एम्पायर ने बड़ी भूमिका निभाई थी और 2 बार पूरी एथनिक क्लिंजिंग की थी। यानी 8 लाख लोग मारे थे एक बार ईसाइयों के। किसने? उस्मानी साम्राज्य ने। और
वो कहाँ चले गए जाके, यहाँ के है भागकर कहाँ खड़े हो गए जाके, आर्मेनिया तक, जो आज भी वहीं बसे पड़े हैं। ये साम्राज्य ख़त्म कर दिया 1922 तक ख़त्म। सब कब्जे में किसने ले लिया? ब्रिटेन और फ्रांस ने। और अब से लगभग 10 क्लास बाद वो क्लास बिल्कुल मत छोड़ देना। आज के सारे झगड़े इस साम्राज्य ख़त्म होने के बाद ही शुरू हुए। हम पे कब्जा किसका था? ब्रिटिशर्स का। हम उनका डोमिनेंट थे, कॉलोनी थे। हमें किसने बांटा? ब्रिटिशर्स ने। अगर हमारा बंटवारा धर्म के आधार पर करना था तो पूरा धार्मिक बंटवारा करते, हम बिल्कुल ना लड़ते, आज अपनी कंट्री में ना लड़ते। अगर धर्म के रूप में पहले तो हम पे राज करने के लिए काम किया, बांटो और राज करो, इन्हें पहले आपस में लड़ाओ, यानी क्या? डिवाइड एंड रूल। जब ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि अब छोड़ो 2 कंट्री बनाओ, डिवाइड एंड क्विट, अंतिम में क्या बात आई? अब रूल तो करना ही नहीं, डिवाइड एंड क्विट, बांटो और छोड़ दो। तो ये सेम कहानी यहाँ हुई। सारे पश्चिम एशिया के देश कब्जे में आ गए ब्रिटेन और फ्रांस के, उन्हें बांटना शुरू किया, उनकी सीमाएं बांटना शुरू की। तो जैसी हमारी सीमा बांट रखी है कि वहाँ प्यारी प्यार बस रहा है रात दिन, उधर से भी गोले आ रहे, इधर से भी गोले आ रहे, पाकिस्तान के झगड़ा है बहुत बड़ा मात्रा में। इसी प्रकार के झगड़े हर कंट्री के साथ खड़े हैं, ठीक क्या? किसी को भी ऐसे नहीं बांटा कि शांति हो जाए, हर जगह झगड़ा बना रहे, इन्हें हमारी डिमांड पड़ती रहे और हम इन पे राज करते रहें, हथियार बेच क्या किसी अन्य रूप में। चले आगे। तो स्वेज कैनाल बनने कहानी क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, किसने ये बनाई, कब ये बनी और क्या इसके बंदरगाह पोर्ट्स हैं। आगे पहुँचे। पहला पॉइंट तो पूरा ठीक। अब चलते हैं आगे। बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट ऑफ अफ्रीका। इतनी बातों में कोई भी बात ऐसी हो जो आपके दिमाग में क्लिक ना की हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे अभी नए नए पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन्हें कुछ डाउट हो गया, शायद वो शर्मा रहे हैं, भी बोल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा नंबर सबके पास होना चाहिए जो मुझे किसी भी समय कॉल करते हैं। जी सर नोट्स में ना ये दिया हुआ है पोर्ट सेड बस रेड सी, ठीक है, चलो। पोर्ट सेड रेड सी और पोर्ट स्वेज मेडिटेरियन, इसका क्या होता है? मुझे एक बार वो भेज दिए बस व्हाट्सएप करके, मैं चेक कर दूँ इन्होंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। अगला पॉइंट देखो ज़रा, क्या अब पढ़ने हमें यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ के रिवर्स, यहाँ की लेक, यहाँ की एग्रीकल्चर, यहाँ की मिनरल्स, यहाँ की जनजातियाँ, इसके बारे में इतना पढ़ना कि बस जाने की देर रहे अफ्रीका में, हर बात का पता हो। तो यहाँ पढ़ने माउंटेन, तो कहाँ कहाँ ये माउंटेन्स हैं? चार बड़े माउंटेन्स है अफ्रीका में। जिस लोकेशन में मैंने जो बनाया वो वहीं पे है, ठीक क्या? अभी मत लिखना, सब नोट्स में है। अगली बात पढ़ेंगे सैकल ही डेजर्ट्स। ये है सहारा डेजर्ट, ठीक। ये नामीब, नूबियान, यहाँ कालाहारी, नामीब, नूबियान, लीबिया, ठीक। ये कालाहारी, 5 यहाँ डेजर्ट हैं। तो अब ये बात नहीं पढ़नी कि अफ्रीका में कौन डेजर्ट कहाँ स्थित है, ये तो मैप बता देगा, ये तो बुक में मिल जाएगा। व्हाट इज द डेजर्ट, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल, पर्वत और पहाड़ में कोई अंतर या एक ही बात है? अगर कोई लैंडफॉर्म 600 मीटर से ऊंची है तो वो माउंटेन है, और 600 मीटर से नीची है तो वो क्या है? हिल, शिवालिक हिल्स। और माउंटेन रेंज कौन सी है? हिमालयन रेंज, ठीक क्या? तो अब कैसे बनते हैं वो जानेंगे, क्या होते हैं डेजर्ट, ये कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ कौन कौन से हैं वो जानेंगे, और हर एक को कंसेप्ट भी और फैक्ट भी। बस कल तक सबके पास एक तो एटलस आ जाए, नोट्स के वो प्रिंट आउट निकलवा लें, और उसे कुछ नहीं चाहिए फिलहाल अभी।
यहाँ जितनी बातें हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये सबके लिए उपलब्ध रहेगी अगर कोई बात उनसे मिस हो जाती है तो। लेकिन मेरा नंबर अपने पास रखो, ऐसे लोग होंगे जो शायद अभी नहीं बोल पा रहे, वो मैसेज कर दें या मुझे कॉल कर दें, ठीक क्या। अगर उन्हें कोई भी डाउट आता है, ये डाउट 1 महीना आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन 1 महीना चुप मत बैठना, दमादम पूछना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद क्लास होने वाली 1.5 घंटा और, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। आपको इतने घंटे बैठने की हैबिट नहीं है, वॉशरूम उपलब्ध है, संकोच मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी उठे वॉशरूम का इस्तेमाल करे, पानी का इस्तेमाल करे, ठीक है। 1-1.5 घंटा क्लास अभी और होगी। राकेश पांडे सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, इंटरेस्टिंग है बहुत ही, इतनी ये उससे ज़्यादा वो, ठीक क्या। हमारी कंट्री में क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, ठीक है। पानी वानी पी लो, मेरे से मुलाकात कल होगी।